समझ गया कि इस समय पूरे मामले की तह तक जाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने आगे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। इसी तरह मो काइहुआन उसे एक सुनसान सी गली में स्थित एक छोटी सी दुकान के सामने ले आए और वहीं रुक गई। यही जगह? जायन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा और प्रश्नवाचक दृष्टि से मो काइहुआन की ओर देखा। हाँ, यही जगह है, मो काइहुआन ने थोड़ी झिझक और शर्म के साथ कहा। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मैं और मेरी माँ यहीं छोटा मोटा कारोबार करते हैं, बस इतना चाहते थे कि कुछ आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठे हो जाएं, ताकि उनकी बीमारी को दबाने के लिए औषधियाँ खरीदी जा सकें। इतना कहकर वह खुद आगे बढ़ी और दुकान के अंदर चली गई। ये देखकर जायन मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। माँ, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। मो काइहुआन की आवाज़ में ऐसी खुशी थी मानो वह कोई अनमोल खजाना पेश कर रही हो। जायन अभी ठीक से दुकान में कदम ही रख पाया था कि एक और परिचित किंतु उम्रदराज आवाज़ सुनाई दी। और कौन आ सकता है? तुम्हारे बड़े चाचा जू की मृत्यु के बाद से तो केवल पड़ोसन आंटी शांग लियन ही हमसे मिलने आई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था, यह आवाज़ लेडी यान की ही थी, हालांकि पहले से कहीं अधिक भारी और कमज़ोर। नहीं माँ, वरिष्ठ शिष्य भाई आए हैं, मो काइहुआन ने उत्साह से कहा। आज किले में मेरी उनसे मुलाकात हो गई। वरिष्ठ शिष्य भाई? लेडी यान ने चिंतित स्वर में कहा। तुम्हारे तो सारे वरिष्ठ शिष्य भाई बहुत पहले ही मर चुके थे। बच्ची, कहीं तुम्हारा दिमाग तो भ्रमित नहीं हो गया? अब जायन को दुकान की स्थिति पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। करीब 60-70 फुट की छोटी सी दुकान, लकड़ी के कई काउंटर जिन पर करीने से सजे निम्न स्तरीय ताबीज, लो ग्रेड टैलिस्मन्स और कुछ ऐसे सामग्री जिनका कोई खास लाभ नहीं था। अंदर की ओर जाने के लिए एक लकड़ी का दरवाज़ा था। काउंटर के पीछे बांस की कुर्सी पर एक स्त्री लेटी हुई थी, जिसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह मो काइहुआन को देख रही थी। वह और कोई नहीं बल्कि लेडी यान थी, जिनसे जायन लगभग 10 वर्षों बाद मिल रहा था। हालांकि समय ने उन्हें काफ़ी बदल दिया था। उनका चेहरा बूढ़ा और कमज़ोर दिख रहा था, बीमारी साफ झलक रही थी। कभी जो सौंदर्य था उसकी बस एक धुंधली सी छाया ही अब बची थी। जैसे ही लेडी यान की नज़र जायन पर पड़ी, वह चौंक गईं। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण वे पूरा उठ नहीं सकीं और आधे में ही फिर से गिर पड़ीं। मो काइहुआन तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें संभाल लिया। तुम जायन हो? लेडी यान ने कठिनाई से सांस लेते हुए पूछा। उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ उम्मीद और खुशी की झलक भी थी। जायन समझ गया कि उनके मन में क्या चल रहा है। पल भर झिझकने के बाद वह आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, चौथी गुरुमाता, प्रणाम। ये सुनते ही लेडी यान के चेहरे पर खुशी फैल गई, लेकिन साथ ही अविश्वास भी था। तुम अब भी मुझे अपने गुरु की पत्नी मानते हो? उस समय जो हुआ था उसका तुम्हें कोई द्वेष नहीं? जायन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उस समय कौन सही था और कौन गलत, उस पर अभी चर्चा करना आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे और गुरु मो के बीच गुरु शिष्य का संबंध सच्चा था, इसलिए आपको गुरुमाता कहना मेरा कर्तव्य है। फिर उसने सहजता से जोड़ा, जहां तक उस विष की बात है जो उन्होंने मुझे जबरन दिया था, वह अब अप्रासंगिक है। देखिए, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ खड़ा हूँ। अब वह नींव स्थापना, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर का साधक था। साधारण मनुष्यों के प्रति द्वेष रखना उसके लिए व्यर्थ था। लेडी यान ने एक गहरी सांस ली। तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का साधना संसार में जीवन अच्छा ही रहा होगा, हमारे जैसा नहीं जो भटके हुए कुत्तों की तरह हो गए। इतना कहते कहते उन्हें जोर का खांसी का दौरा पड़ा। माँ, मो काइहुआन घबरा गई और उनकी छाती सहलाने लगी। उसकी आंखों में जायन के लिए प्रार्थना झलक रही थी। मुझे देखने दो। जायन ने हल्की आह भरी और लेडी यान की नाड़ी पकड़ ली। थोड़ी देर बाद उसका चेहरा शांत हो गया। कोई गंभीर बात नहीं है, ये पुराना घाव फिर से उभर आया है। वर्षों की थकान और मानसिक तनाव ने इसे बढ़ा दिया है। क्या ये ठीक हो जाएगा? मो काइहुआन ने घबराकर पूछा। चिंता मत करो, 10 साल पहले ये कठिन होता, लेकिन अब ये तो मामूली बात है। जायन ने अपनी संग्रह थैली से सुइयों का एक डिब्बा निकाला और एक विशेष एक्यूपंक्चर विधि अपनाई। खांसी तुरंत रुक गई। फिर उसने एक छोटी शीशी निकालकर लेडी यान को दी। रोज एक गोली लें, 10 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। लेडी यान का शरीर हल्का महसूस करने लगा। वर्षों पुरानी बीमारी मानो पल भर में गायब हो गई। उनका चेहरा उज्ज्वल हो उठा, जैसे कुछ साल कम हो गए हों। जायन, वह कृतज्ञता प्रकट करना ही चाहती थी कि जायन ने उन्हें रोक दिया। अब मुझे बताइए, मो परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ और आप यानलिंग किले तक कैसे पहुंची? ये सुनते ही लेडी यान के चेहरे पर दुख छा गया और उन्होंने धीरे धीरे उस वर्ष की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। इसके बाद की पूरी कथा, डरावनी बार ड्रैगन संघ का पतन, इंद्रधनुष संप्रदाय की शक्ति, यान जू की मृत्यु और मो काइहुआन को जबरदस्ती विवाह के लिए मजबूर करने की साजिश, सब कुछ जायन के सामने स्पष्ट हो गया। अंत में जायन हल्के से हंसा। कौन सोच सकता था कि कोई इस छोटी शैतान, जो अब एक बड़ी घातक सुंदरी बन चुकी थी, को जबरन पाने की हिम्मत करेगा।
लेडी यान ने सावधानी से पूछा। इतने वर्षों की साधना के बाद तुम्हारी शक्ति 9वें स्तर से ऊपर तो पहुंच ही गई होगी। जायन मुस्कुराया। ठीक ठाक है। गुरुमाता चाहती हैं कि मैं उस साधक की समस्या सुलझा दूं, लगता है वह कोई बड़ा झंझट नहीं होगा। ये सुनकर लेडी यान के मन से बोझ उतर गया। जायन की आवाज़ से साफ था, वह मदद करने वाला था। ओपन बुक हेवनली डाउटेल्स। क्या तुम्हें उस व्यक्ति की साधना के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है? अगर वह यान वंश का कोई महत्वपूर्ण शिष्य नहीं है और उसकी साधना भी बहुत ऊंची नहीं है, तो मैं उससे जाकर शांति से बात कर सकता हूँ। इस तरह यह मामला आसानी से सुलझ जाना चाहिए। जायन पूर्व में हान लीक ने नाक को हल्के से रगड़ते हुए शांत स्वर में कहा। वास्तव में जायन अच्छी तरह समझता था कि किसी साधारण मानव युवती को जबरन विवाह के लिए मजबूर करने के लिए साधना का स्तर कम नहीं हो सकता। इसलिए वह इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतना चाहता था। मैंने पहले ही कहवान से इस विषय की जांच करवाई थी, लेडी यान ने धीरे धीरे कहा। सुना है कि उसकी मूल साधना 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि उसका उपनाम भी यान है, लेकिन वह निश्चित रूप से यान वंश का कोई महत्वहीन व्यक्ति है। अगर वह कोई प्रमुख शिष्य होता तो क्या वह हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के बीच रह रहा होता? लेडी यान वाकई मोजागीर की पूर्व मुखिया रहने के योग्य थीं। इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाने के बावजूद उन्होंने पूरे मामले को सलीके से समझ लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, जायन ने सिर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर में कनिष्ठ शिष्या बस मुझे रास्ता दिखा दे, फिर मैं जाकर इस समस्या को निपटा देता हूँ। ये सुनते ही मो कहवान का चेहरा खुशी से खिल उठा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ शिष्य भाई, उसने मीठी आवाज़ में कहा। मुझे पता था कि आप ज़रूर हमारी मदद करेंगे। लेडी यान की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी, लेकिन फिर उन्होंने बेबसी से आह भरी। जायन, हमने सच में तुम्हें परेशान किया। अगर तुम न होते तो यह माँ बेटी किसी साधक का सामना कैसे कर पाती? हालांकि यह जगह साधकों को मनुष्यों को सताने से रोकती है, फिर भी अपमान की घटनाएं बहुत आम हैं। यान वंश हर साधक को कैसे दंड दे सकता है, और अगर कोई मनुष्य गलती से किसी साधक से दुश्मनी पाल ले तो वह बिना किसी निशान के मिटा दिया जाता है। ये यहाँ आम बात है। उनके शब्दों में बेबसी और असहायता साफ झलक रही थी। कभी मोजागीर जैसी शक्तिशाली सत्ता की स्वामिनी रह चुकी स्त्री के लिए आज यह अपमानजनक जीवन सचमुच असहनीय था। कुछ देर चुप रहने के बाद जायन ने अपने मन का संदेह प्रकट किया। गुरुमाता, कनिष्ठ शिष्या की उम्र तो विवाह के योग्य कब की हो चुकी है, फिर किले में अब तक कोई उपयुक्त वर क्यों नहीं मिला? अगर वह किसी साधक से विवाह कर लेती तो आपके पास सहारा होता। विवाह? लेडी यान हल्की सी मुस्कराई। मैं यान वंश के किसी भी साधक से विवाह नहीं करूंगी, मो कहवान ने अचानक तीखे स्वर में कहा। क्यों? जायन सचमुच चकित हो गया। वरिष्ठ शिष्य भाई, यान वंश के साधक हम जैसी मानव लड़कियों को इंसान नहीं समझते। मो कहवान की आवाज़ तेज और व्याकुल थी। यदि कोई मानव उनसे विवाह करे तो उसे दासी से अधिक कुछ नहीं माना जाता। मारना पीटना डांटना सब आम है। मैं पूरी जिंदगी अकेली रह जाऊंगी, लेकिन ऐसा विवाह कभी नहीं करूंगी। लेडी यान ने गहरी सांस ली और समझाया। तुम्हारी कनिष्ठ शिष्या की यहाँ एक मानव मित्र थी जिसका विवाह यान वंश के एक साधक से हुआ था। परिणाम बहुत दुखद रहा। उसे लगातार प्रताड़ित किया गया और जब उसका रूप ढलने लगा तो उसे छोड़ दिया गया। वह साधक फिर किसी और युवा सुंदरी से विवाह कर बैठा। अगर उसके सौतेले पिता जैसा कोई सज्जन साधक होता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैं भी कहवान को कष्ट में नहीं डाल सकती। जायन ने भौहें सिकोड़ लीं। तो क्या कनिष्ठ शिष्या जीवन भर अविवाहित ही रहेगी? ये सुनते ही वातावरण कुछ अजीब हो गया। लेडी यान कुछ कहना चाहती थी पर रुक गईं। मो कहवान ने भी सिर झुका लिया। जायन ने तुरंत माहौल बदलते हुए कहा। कनिष्ठ शिष्या, पहले मुझे उस साधक के घर ले चलो। इस समस्या को सुलझा लें, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, मो कहवान ने थोड़ी हिचक के बाद कहा। कुछ ही देर में दोनों उस साधक के निवास से लौट रहे थे। वरिष्ठ शिष्य भाई, आपकी साधना किस स्तर की है? मो कहवान रास्ते में हंसते हुए बोली। जब आपने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वह बिल्ली को देखकर चूहे की तरह कांप रहा था। आपको वरिष्ठ कहकर बार बार झुक रहा था, जैसे उसने अपने पूर्वज को देख लिया हो। जायन हल्के से मुस्कुराया। कुछ खास नहीं, बस उससे एक स्तर ऊपर हूँ। साधना संसार की परंपरा के अनुसार उसे मुझे वरिष्ठ ही कहना चाहिए। मो कहवान की हंसी और तेज हो गई। उसका चेहरा याद करके अब भी हंसी आ जाती है। कुछ देर बाद वह अचानक चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में बोली। वरिष्ठ शिष्य भाई, क्या बिना आध्यात्मिक जड़ों के साधना का सच में कोई तरीका नहीं है? मैं भी आपकी तरह साधक बनना चाहती हूँ। जायन का हृदय हल्का सा दर्द से भर गया। प्राचीन काल से यह सत्य अटल था, बिना आध्यात्मिक जड़ों के साधना असंभव थी। मो कहवान उसके भाव समझ गई। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। कुछ दूरी पर पहुंचकर जायन रुक गया। मुझे अभी कुछ और कार्य हैं। गुरुमाता से मिल नहीं पाऊंगा। मैं यहीं विदा लेता हूँ।
कुछ दिनों तक मैं यानलिंग किले में ही रहूंगा, शायद फिर मुलाकात हो। वह कुछ आत्मा पत्थर उसे सौंपते हुए बोला, इन्हें गुरुमाता के पास रख देना। फिर उसने एक रजत बोतल निकाली और गुलाबी गोली उसकी ओर उछाली। ये लो, इससे तुम साधक तो नहीं बनोगी, लेकिन तुम्हारा सौंदर्य कभी नहीं ढलेगा। इसे अपने वरिष्ठ शिष्य भाई का उपहार समझो। अगले ही क्षण जायन अदृश्य हो गया। मोकेहुआन स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ दूरी पर जायन एक बार पलटकर उसे देखता है, फिर बिना हिचक गायब हो जाता है। वे मिलने के लिए नियत थे, साथ रहने के लिए नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्गीय क्रेन निवास। 3 मंजिला भव्य चायघर जायन के सामने था। भीतर प्रवेश करते ही उसने शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें महसूस कीं। उसका असली लक्ष्य, तीसरी मंजिल। ओपन बुक हेवनली डाउटेल्स। जब जायन पूर्व में हान लीक ने तीसरी मंजिल में कदम रखा तो उसे तुरंत ही कई आध्यात्मिक संवेदनाएं, स्पिरिचुअल सेंस, अपने ऊपर से गुजरती हुई महसूस हुईं। उस क्षण उसका हृदय हल्का सा कांप उठा। इन जांचने वाली चेतनाओं में निहित साधना शक्ति मध्य नींव स्थापना, मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर की थी, जो कि स्वयं जायन जैसे प्रारंभिक नींव स्थापना साधक से कहीं अधिक प्रबल थी। पिछले 4 वर्षों में जब वह अपनी अमर गुफा में एकांत साधना कर रहा था, उसकी साधना शक्ति लगभग मध्य नींव स्थापना स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर भी एक अत्यंत पतली सी बाधा, मानो कागज की परत, उसके मार्ग में आ खड़ी हुई थी, जिसे वह भेद नहीं सका। ये बात जायन के लिए कुछ हद तक निराशाजनक थी। हालांकि ऐसे विचार उसके लिए असामान्य नहीं थे। आखिरकार केवल 4 वर्षों में इस स्तर तक पहुंचना ही साधारण साधकों की गति से कहीं तेज था। इसके अलावा नींव स्थापना चरण में यह उसकी पहली वास्तविक बाधा थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल औषधियों के सहारे तोड़ा जा सके। इसके लिए किसी शुभ अवसर, किसी अनुकूल संयोग की आवश्यकता होती थी। यदि वह केवल औषधियां निगलता रहता तो उसकी साधना शक्ति गहरी तो हो जाती, लेकिन वह इस स्तर की दीवार को लांघ नहीं पाता। इन विचारों के बीच जायन ने तीसरी मंजिल का संक्षिप्त निरीक्षण कर लिया। तीसरी मंजिल पर उपस्थित सभी लोग नींव स्थापना स्तर के साधक थे, लेकिन स्पष्ट रूप से वे 2 गुटों में बंटे हुए थे। एक गुट युवे राज्य की 7 महान संप्रदायों की वेशभूषा में था, जबकि दूसरा गुट अस्त व्यस्त पोशाक में था। स्पष्ट रूप से वे बाहरी देशों से आए साधक थे। 7 महान संप्रदायों के कुल 5 साधक एक ही मेज पर बैठे थे और धीमी आवाज में आपस में चर्चा कर रहे थे। उनके बीच आपसी निकटता साफ दिखाई देती थी। दूसरी ओर 7-8 विदेशी साधक अकेले या जोड़ों में बैठे थे, ठंडे चेहरों के साथ चाय पी रहे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। इस गतिशील और स्थिर वातावरण के तीव्र विरोध ने पूरी मंजिल में एक दमनकारी और शत्रुतापूर्ण माहौल बना दिया था। जायन का आगमन स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान खींच लाया। शुरुआत में जिन कुछ साधकों ने उसकी जांच की थी, उनके अलावा अन्य लोगों ने भी उसकी ओर नजरें घुमा लीं। बिना किसी हिचक के जायन सीधे 7 महान संप्रदायों वाले समूह की ओर बढ़ गया। आखिरकार वह उन्हीं में से एक था, सहयोगी। उसके आगे बढ़ते ही विदेशी साधकों ने मानो उसे अनदेखा कर दिया। उधर 7 संप्रदायों के साधक उठ खड़े हुए और हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। पीले मेपल घाटी, येलो मेपल वैली की वेशभूषा में होने के कारण जायन को अपनी पहचान बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं पीले मेपल घाटी का जायन हूँ। वरिष्ठ शिष्य भाइयों और शिष्य बहनों को प्रणाम। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसके सामने बैठे 5 लोगों में से 3 मध्य नींव स्थापना स्तर पर थे, जबकि 2 उसी की तरह प्रारंभिक स्तर पर। मेज के सिरहाने बैठे 2 ताओवादी साधकों में से बड़े ने उत्तर दिया, क्लियर वॉइड संप्रदाय का वू फाजी। यह मेरे कनिष्ठ शिष्य भाई वू योजी हैं। ये 3 स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के शिष्य वू, विशाल तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य बा और स्वर्गीय सम्राट किले की कनिष्ठ शिष्या हैं। इसके बाद स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के हंसमुख अधेड़ साधक ने चायदानी उठाए और जायन के लिए एक प्याला भरा। आइए पहले यान वंश की प्रसिद्ध स्नोबेल चाय का स्वाद लें। ये चाय घर विशेष रूप से हम जैसे बाहरी साधकों के लिए उत्तम वस्तुएं प्रदान करता है। जायन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और एक घूंट लिया। चाय गले से उतरते ही उसके पेट में हल्की सी ठंडक फैल गई और मुंह में एक गहरी सुगंध देर तक बनी रही। उत्तम चाय है। अनायास ही उसके मुंह से यह प्रशंसा निकल पड़ी। ये सुनकर उस साधक की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी स्वर्गीय सम्राट किले की 20 वर्षीय साधारण रूप वाली कनिष्ठ शिष्या ने शांत स्वर में पूछा, कनिष्ठ शिष्य भाई जायन, आपका चेहरा कुछ अपरिचित सा लग रहा है। क्या आप हाल ही में पीले मेपल घाटी में स्वीकार किए गए प्रतिभाशाली शिष्य हैं? मेरे गुरु ली हुआयुवान हैं। नींव स्थापना प्राप्त करने के बाद ही मुझे औपचारिक रूप से उनका शिष्य बनाया गया। मेरी आयु अभी अधिक नहीं है। आशा है वरिष्ठ शिष्य भाई और शिष्य बहन मुझे मार्गदर्शन देंगे। जायन ने विनम्रता से उत्तर दिया। विशाल तलवार संप्रदाय के अधेड़ साधक ने कहा, मार्गदर्शन की बात कैसी? हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। आप इतनी कम उम्र में गुरु ली हुआयुवान के शिष्य बने और यहाँ भेजे गए, यह अपने आप में आपकी प्रतिभा दर्शाता है। स्वयं को कम मत आंकिए। उसके शब्द सुनने में विनम्र थे, पर भाव कुछ अलग थे, जिससे जायन थोड़ा चकित हुआ। फिर भी
उसने कुछ और विनम्र वाक्य कहे और बातचीत आगे बढ़ी। कुछ देर बाद जायन ने विषय बदला। आप लोग अभी किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? वुफाजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हम यह अनुमान लगा रहे थे कि इतने सारे विदेशी साधक अचानक यानलिंग किले में क्यों आ पहुंचे हैं। यह असामान्य है। यिनयांग स्तूप भले ही मूल्यवान हो, लेकिन इतना आकर्षक नहीं होना चाहिए। जायन ने सहमति में सिर हिलाया। स्वर्गीय सम्राट किले की शिष्या ने जोड़ा। यदि यहाँ कोई महान खजाना प्रकट होने वाला होता तो अब तक कोर निर्माण फॉर्मेशन स्तर के विशेषज्ञ भी पहुंच चुके होते। स्थिति इतनी शांत नहीं रहती। स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के साधक वू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आ जाए भूत आत्मा संप्रदाय के साधकों से असहजता महसूस हो रही है। वे यान वंश के शिष्यों को बार बार पीट रहे हैं। क्या आप में से कोई उनके बारे में जानता है? ये सुनते ही सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। केवल वू योजी शांत रहा। कनिष्ठ शिष्य भाई, क्या तुम इस भूत आत्मा संप्रदाय के बारे में जानते हो? वुफाजी ने आश्चर्य से पूछा। वू योजी ने सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, भूतात्मा संप्रदाय तियानलुओ राज्य के 6 संप्रदायों में से एक। वे भूतों को नियंत्रित करने, दानवों को दास बनाने, विष और अंधकार में कलाओं में निपुण हैं। यद्यपि वे 6 में सबसे कमजोर हैं, फिर भी उनकी शक्ति और संपत्ति यूए राज्य के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय मास्क मून संप्रदाय से भी अधिक है। इन शब्दों ने सबके चेहरे का रंग बदल दिया। तो वे तियानलुओ राज्य का दैवी डेविल संप्रदाय हैं। विशाल तलवार संप्रदाय का साध पीला पड़ गया। ऐसे में यान वंश का अपमान सहना स्वाभाविक है। जायन ने कनपटियों को दबाया और गहन विचार में डूब गया। तियानलुओ के 6 संप्रदाय यूए राज्य पर आक्रमण करेंगे? नहीं, ये तर्कसंगत नहीं था। दोनों राज्यों के बीच 2 छोटे राज्य थे और साथ ही पास में फेंक 2 राज्य का धार्मिक गठबंधन भी था। सब कुछ सोचने के बाद जायन ने मन ही मन सबसे भयानक संभावना को नकार दिया। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। ये संभव था कि गोस्ट स्पिरिट सेक्ट, भूत आत्मा संप्रदाय, बाकी 5 दुष्ट मार्ग डेविल डाव संप्रदायों से स्वतंत्र होकर अपने ही तौर तरीकों से काम कर रहा हो। यदि वास्तव में ऐसा ही था तो फिर धार्मिक राइचिस्ट संप्रदायों को बहुत अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार केवल यानकुल यान क्लैन के पास ही गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के लोगों से निपटने की पूरी क्षमता थी, क्योंकि यानकुल में कई कोर फॉर्मेशन स्तर के साधक पहरे पर तैनात थे। जब जायन पहले हाँ लीग ने ये सोचा तो उसका मन कुछ हद तक शांत हो गया। उसने अपने आप से कहा, यदि सचमुच आकाश टूटकर गिर भी पड़े तो ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही उसे संभालने आगे आएंगे। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट जो भी गुप्त और अंधेरे षड्यंत्र रच रहा हो, उसका एक साधारण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के शिष्य से क्या लेना देना। ये सब यानकुल को ही निपटाने दो। उसे बस थोड़ा सतर्क रहना था, क्योंकि जैसे कहा जाता है, दरवाजे पर लगी आग तालाब की मछलियों को भी जला देती है। उसे यह नहीं पता था कि बाकी लोग भी यही सोच रहे थे या नहीं, लेकिन थोड़ी देर के डर के बाद सबके चेहरे धीरे धीरे सामान्य हो गए। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी इस विषय को दोबारा नहीं उठाया। इसके बजाय वे सब खेती कल्टिवेशन से जुड़े अपने अनुभवों और शंकाओं पर बातचीत करने लगे। ये सब जायन के लिए अत्यंत रोचक था और वह तुरंत चर्चा में शामिल हो गया। समय बहुत तेजी से बीत गया और आकाश धीरे धीरे अंधकार में होने लगा। सभी ने भरपूर बातचीत कर ली थी और बाहरी साधक भी जा चुके थे। अब विदा लेने का समय आ गया था। इस अनुभव विनिमय से सभी को अच्छा खासा लाभ हुआ, विशेषकर मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधकों के लिए, जिन्होंने तुपो ब्रेक थ्रू के साधन और अवसरों पर चर्चा की थी। केवल यही बात जायन और अन्य प्रारंभिक फाउंडेशन स्तर के साधकों के लिए इस यात्रा को सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त थी। वो उपनाम वाला मध्य आयु का व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहता था, उसने अगले दिन फिर से मिलने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वे किसी दूरस्थ स्थान पर मिलेंगे, लंबी बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही एक छोटा सा वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी करेंगे। ये सुझाव सभी को अत्यंत आकर्षक लगा और सबने सहमति में सिर हिलाया। जायन ने भी इसका विरोध नहीं किया। इस प्रकार चर्चा समाप्त हुई और सब एक एक कर विदा हो गए। इसके बाद जायन ने अपने नक्शे में रास्ते में पड़ने वाले एक सराय इन को चिन्हित किया। ये सराय विशेष रूप से बाहरी साधकों के लिए थी। ये यानलिंग किले यानलिंग कैसल के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित थी। दिखने में यह सराय साधारण और छोटी थी तथा अन्य सरायों की तुलना में काफ़ी साधारण थी, इसलिए यहाँ अधिक साधक नहीं ठहरते थे। यही कारण था कि जायन ने इसे चुना। ये स्थान शांत था, कम भीड़ भाड़ वाला था और जहाँ लोग कम हो वहाँ झंझट में फंसने की संभावना भी कम होती है। इसके अतिरिक्त ये शहर की दीवारों के काफ़ी पास थी, जिससे किसी भी अनहोनी की स्थिति में जायन आसानी से भाग सकता था। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के साधकों के अचानक प्रकट होने से जायन के मन में पहले से ही असहजता थी। अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करना उसकी पुरानी आदत थी। जैसा कि उसने सोचा था, प्रसन्न पवन सराय प्लीज्ड विंडन में अधिक साधक नहीं थे। वहाँ न तो चहल पहल थी और न ही शोर शराबा। वहाँ ठहरने वाले लोग भी एकांत प्रिय थे।
जायन को बिना किसी परेशानी के अपना अलग कमरा मिल गया, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने कमरे में एक साफ स्थान चुना और बैठ गया। जहां तक डोंग शुवान रट डांग शाने के ठहरने की बात थी, जायन ने उसकी खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उसे पता था कि जब खजाना हड़प सम्मेलन ट्रेजर सीजिंग असेंबली शुरू होगा तो उससे भेंट अवश्य होगी। तब उसे बस येलो मेपल वैली लौट जाना होगा। इन्हीं विचारों के साथ वह गहरी नींद में डूब गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी रात यानलिंग टॉवर। रात के समय जब अधिकांश साधक या तो सो चुके थे या कि साधना ची रिफाइनिंग में लीन थे, यानलिंग टॉवर की सबसे ऊंची इमारत के भीतर कड़ी सुरक्षा से घिरे विंड क्लाउड पैविलियन यानलिंग किले के कमांड सेंटर में एक लाल बालों वाला वृद्ध दोनों हाथ पीठ पीछे बांधे आगे पीछे टहल रहा था। उसका चेहरा भावशून्य था। उससे थोड़ी दूरी पर 3 वृद्ध खड़े थे जो धूसर वस्त्र पहने हुए थे और अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव से उसकी ओर देख रहे थे। जीजुन, क्या गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के वे युवा सचमुच आज रात मुझसे मिलने आना चाहते हैं? लाल बालों वाले वृद्ध ने रुकते हुए बीच वाले वृद्ध से पूछा। जी हाँ पूर्वज महोदय, उस वृद्ध ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। मार्शल प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के युवा स्वामी ने यह बात मुझसे निजी रूप से कही थी। लाल बालों वाले वृद्ध ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र चमक दौड़ गई। इसी समय एक काले वस्त्रों में मध्य आयु का व्यक्ति भीतर आया और झुककर बोला, पूर्वज महोदय, अतिथि आ पहुंचा है। हमने मुख्य सभागार की व्यवस्था कर दी है, किंतु उसके 2 अंगरक्षक बाहर प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं हैं। हमारे कुछ रक्षकों ने उन्हें बाहर करने की कोशिश की, पर वे जरा भी नहीं हिले। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कम एक कोर फॉर्मेशन स्तर का साधक है। हमें क्या करना चाहिए? कृपया आदेश दें। कोर फॉर्मेशन साधक, वृद्ध ने ठंडी हंसी के साथ कहा। इसमें आश्चर्य क्या है? गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का युवा स्वामी बिना अंगरक्षक के कैसे आ सकता है? चलो उन्हें देखते हैं। मैं भी काफी समय से इस नकाब के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए उत्सुक था। लगता है वह सचमुच कोई चालाक भूत है। इसके बाद वह स्वयं आगे बढ़ा और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। मुख्य सभागार में प्रवेश करते ही वृद्ध ने देखा कि एक लंबा सा युवक चांदी का दानवी मुखौटा पहने अतिथि आसन पर शांत भाव से बैठा है। उसके पीछे 2 हरे वस्त्रों में पुरुष खड़े थे, एक अत्यंत वृद्ध झुर्रियों से भरा चेहरा और सफेद बालों वाला, और दूसरा एक बालक जिसके दांत मोतियों जैसे सफेद, होंठ लाल और सिर पर 2 चोटियां थीं। सभागार के मध्य में 7-8 काले वस्त्रों वाले साधक अचेत अवस्था में पड़े थे, जिनके चेहरों पर काली की चीख फैली हुई थी। तो ये ली ब्रदर्स हैं, लाल बालों वाले वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोग हमारे यानकुल को आंखों में नहीं रखते। हालांकि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, फिर भी उसका चेहरा निर्विकार रहा। वह मुख्य आसन पर बैठ गया और हल्के से 2 बार ताली बजाए। कुछ काले वस्त्रों वाले लोग भीतर आए और अचेत साधकों को घसीटते हुए बाहर ले गए। बालक सा दिखने वाला व्यक्ति मुस्कुराया और टूटी हुई घंटी जैसी भारी आवाज में बोला, हे, कौन सोच सकता था कि हमारी थोड़ी सी प्रसिद्धि इतनी दूर तक फैली है। यानकुल के पूर्वज से मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन अभी मैं और मेरे बड़े भाई लियाजी युवा स्वामी की सुरक्षा के लिए नियुक्त हैं। यदि कोई बात करनी है तो सीधे हमारे युवा स्वामी से करें। उसकी आवाज़ सुनकर यानकुल के रक्षक तक से हर उठे। लाल बालों वाले वृद्ध का मन भी कांप उठा। उसने इन दोनों दानवों की ख्याति सुन रखी थी। उसका ध्यान अब चांदी का मुखौटा पहने युवक पर गया। तो तुम ही गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के युवा स्वामी हो? ये मुखौटा क्यों पहन रखा है? क्या छिपाने के लिए कुछ लज्जाजनक है? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वरिष्ठ, ऐसा नहीं है। इस मुखौटे के पीछे अन्य कारण हैं। यदि आप चाहें तो एक कनिष्ठ अभी इसे उतार सकता है। वृद्ध ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे किसी पुरुष का चेहरा देखने का शौक नहीं। बताओ, इतनी दूर से हमारे यानकुल में आने का कारण क्या है? और सीधे मुझसे मिलने की जिद क्यों? युवक ने बिना घबराए कहा, मेरे पिता ने आपको एक पत्र भेजा है और 2 शब्द कहने को कहा है। पत्र? वृद्ध भड़क उठा, मैंने तुम्हारे पिता को कभी देखा तक नहीं। हमारे और तुम्हारे संप्रदाय के बीच कोई मित्रता नहीं। किस बात का पत्र? तभी युवक ने जैद स्लिप निकाली और 2 शब्द फुसफुसाए। यद्यपि यानकुल के अन्य लोग उन्हें न सुन सके, पर उन शब्दों को सुनते ही वृद्ध का चेहरा बदल गया। पत्र मुझे दो, उसने कठोर स्वर में कहा, और मेरे साथ निजी कक्ष में चलो। इस प्रकार पूरी रात यानकुल और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के बीच एक ऐसा गुप्त संवाद चलता रहा जिसने आने वाले समय की दिशा ही बदल दी। औषधि नुस्खे पिल फॉर्मूला पर एक नज़र डाली और भौहें सिकोड़ लीं। वह कुछ क्षणों तक पूरी तरह निःशब्द रहा। ये यानलिंग किले में जायन के आने के बाद का दूसरा दोपहर का समय था। सुबह से दोपहर तक विभिन्न संप्रदायों से आए नए साधकों के साथ एक जोशीली चर्चा में भाग लेने के बाद कक्ष में मौजूद लगभग 10 साधकों ने आपस में उन वस्तुओं का विनिमय शुरू किया जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। हर एक साधक बारी बारी से यह बताता कि उसे कौन सी वस्तु चाहिए और बदले में वह क्या देने को तैयार है, ताकि देखा जा सके कि वहाँ कोई इच्छुक साधक मौजूद है या नहीं।
हालांकि यह केवल एक छोटे स्तर का विनिमय सम्मेलन था, फिर भी कुछ साधकों ने आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी उच्च स्तरीय वस्तुएं निकालकर रख दीं। उदाहरण के लिए, हेवनली इंपीरियल फोर्ट्रेस की फॉन्ग उपनाम वाली महिला साधिका ने एक स्वर्गीय पुष्पशिला हेवनली फ्लावर स्टोन निकाली। ये पृथ्वी तत्व के सर्वोच्च श्रेणी के जादुई उपकरण को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम सामग्री थी और औसत श्रेणी के पृथ्वी तत्व के जादुई खजानों के निर्माण में भी काम आ सकती थी। इसी प्रकार स्पिरिट बीस्ट माउंटेन से आए एक नए साधक ने सीटी मारने वाले पवन गरुड़ विसलिंग विंड ईगल, एक उन्नत प्रथम श्रेणी के दैवी पशु का अंडा निकाला। उसके फूटने के बाद वह साधक के लिए अत्यंत उपयोगी सहायक बन सकता था, जो न केवल पहरेदारी कर सकता था बल्कि वस्तुओं की खोज में भी सक्षम था। अन्य लोगों द्वारा निकाली गई वस्तुएं भले ही इन दोनों जितनी चकाचौंध करने वाली न थीं, लेकिन वे भी ऐसी दुर्लभ सामग्री थी जिन्हें किसी भी बाजार नगर में ढूंढ पाना आसान नहीं था। इन्हीं वस्तुओं के बीच जायन को वास्तव में एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी मिल गई जो स्पिरिट गैदरिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थी। यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उत्साहित होकर उसने उस जड़ी बूटी के बदले 7-8 उच्च स्तरीय प्रारंभिक तावीज़ एलिमेंट्री हाई ग्रेड टैलिस्मन्स का विनिमय कर दिया। यद्यपि उस जड़ी बूटी की आयु अभी पर्याप्त नहीं थी और उसे बाद में परिपक्व करना पड़ेगा, फिर भी यह सौदा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी रहा और दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। जब जायन की बारी आई तो उसने बिना झिझक अपने उच्च स्तरीय प्रारंभिक तावीज़ बाहर रख दिए। उसने उन 2 औषधियों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का उल्लेख किया जिनकी उसे कमी थी, और थोड़ी झिझक के बाद ये भी कहा कि उसके पास विभिन्न औषधि नुस्खे भी विनिमय के लिए उपलब्ध हैं। प्राचीन औषधि नुस्खों के लिए आवश्यक सभी सामग्री जायन के पास नहीं थी, और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ थीं। वहां मौजूद अधिकांश साधकों ने तो उन सामग्रियों के नाम तक नहीं सुने थे। कुछ ने 1-2 नाम अवश्य सुने थे, पर उनके पास वे वस्तुएं भी नहीं थीं। जहां तक औषधि नुस्खों की बात थी, कोई भी साधक उन्हें केवल तावीज़ों के बदले देने को तैयार नहीं था। सभी समझते थे कि जायन ने यह बात यूं ही कह दी थी। काफ़ी देर तक बोलने के बाद भी जब कोई आगे नहीं आया तो जायन ने मन ही मन समझ लिया कि अब कोई आशा नहीं बची। वह निराश होकर बैठने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुंह खोला। क्या तुम सभी प्रकार के औषधि नुस्खे स्वीकार करते हो? मेरे पास एक नुस्खा है, पर वह कुछ अजीब है। क्या तुम उसे देखकर तय कर सकते हो कि वह कितने तावीज़ों के योग्य है? ये सुनते ही जायन के हृदय में प्रसन्नता उमड़ पड़ी। बिना अधिक सोचे उसने उत्तर दिया, बिल्कुल, जब तक वह औषधि नुस्खा है, मैं विनिमय के लिए तैयार हूँ। तभी जायन ने ध्यान दिया कि यह प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति वही ठंडा और एकांतप्रिय ताओवादी साधु वू योजी था। जायन की बात सुनते ही वू योजी के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। उसने एक नीले रंग की ज़ेड स्लिप निकाली और जायन को सौंप दी। जब अन्य साधकों ने देखा कि कोई औषधि नुस्खा केवल तावीज़ों के बदले दिया जा रहा है, तो वे सब आश्चर्य से आपस में फुसफुसाने लगे। वू योजी के वरिष्ठ शिष्य भाई वू फाजी ने मानो कुछ देखा ही न हो, आंखें बंद कर विश्राम करना शुरू कर दिया। जायन ने जब नुस्खे को ध्यान से पढ़ा तो उसे समझ आ गया कि वू योजी इसे क्यों विनिमय कर रहा था। ये वास्तव में एक प्राचीन औषधि नुस्खा था, स्पिरिट फीड पिल। ये प्राचीन काल में विशेष रूप से स्पिरिट बीस्ट पालने वाले साधकों द्वारा उपयोग किया जाता था। विवरण के अनुसार अधिकांश दैवी पशु इसे अत्यंत पसंद करते थे और लंबे समय तक इसका सेवन करने से उनके स्तर ग्रेड को बढ़ाने का चमत्कारी प्रभाव होता था। ये स्पिरिट बीस्ट को पोषित करने के लिए सर्वोत्तम औषधि थी। ये देखकर जायन चौंक गया, इतना मूल्यवान नुस्खा कोई कैसे दे सकता है? लेकिन जब उसने आवश्यक सामग्रियों की सूची देखी तो वह स्वयं पर हंस पड़ा। सामान्य साधकों के लिए इसकी सामग्री इतनी दुर्लभ और महंगी थी कि लगभग उसकी अपनी की रिफाइनिंग पाउडर के समान ही थी। इतनी मेहनत से सामग्री जुटाने के बाद भी कौन इसे अपने दैवी पशु पर खर्च करता? स्वाभाविक रूप से हर साधक पहले अपनी ही साधना को प्राथमिकता देता। दानदाता, आपने कहा था कि कोई भी औषधि नुस्खा चलेगा। अब आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते, वू योजी ने चतुराई से कहा। जायन ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन उसके लिए यह नुस्खा अत्यंत उपयोगी था। वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने अपने भंडारण थैले से 10 उच्च स्तरीय प्रारंभिक तावीज़ निकाले और वू योजी को दे दिए। जैसा अनुमान था, वू फाजी ने तावीज़ ले लिए और संतोषपूर्वक चुप रहा। जायन के बैठते ही एक अन्य साधक उतावलेपन से खड़ा हुआ। मेरे पास कई 100 वर्षों पुरानी आयरन वुड है। उसके साथ ही पूरे कक्ष का वातावरण और भी उग्र हो उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय यानकुल का विंड क्लाउड पैविलियन। उधर यानकुल के विंड क्लाउड पैविलियन के आधिकारिक सभागार में एक गुप्त कुल सभा चल रही थी। सभी शक्तिशाली प्रबंधक और वृद्ध 2 पंक्तियों में बैठे थे और ध्यानपूर्वक यानकुल के पूर्वज की बातें सुन रहे थे। उनके पास ही 17-18 वर्ष की एक अनुपम सौंदर्य वाली युवती खड़ी थी, जो किसी परी के समान प्रतीत होती थी, क्रियानिका यानरुयन। यानकुल के पूर्वज ने शांत स्वर में कहा, गोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने हमें लौटने के लिए शर्तें रखी हैं। वे काफ़ी उदार हैं।
न केवल वे हमें 1000 स्पिरिट सूत्र उधार देंगे, बल्कि यह भी वचन देते हैं कि हमारे यान कुल का एक व्यक्ति उनका उपसैक मास्टर बनेगा। उनकी एकमात्र शर्त यह है कि रियानिका को उनके युवा संप्रदाय स्वामी से विवाह कर ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स का युगल साधन करना होगा। इसके अतिरिक्त यानकुल और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट दोनों का उत्तराधिकारी उन्हीं की संतान होगी। फिर उन्होंने एक और विस्फोटक समाचार रखा। तियान लुओ राज्य के 6 दुष्ट संप्रदाय 5 दिनों में युए राज्य पर आक्रमण करेंगे। जियांग और चेजी राज्यों ने आधा महीना पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकांश संप्रदाय नष्ट हो चुके हैं। जो बचे वे अधीनस्थ बन गए हैं। सभागार में हड़कंप मच गया। यह असंभव है। इतनी जल्दी कैसे? क्या कोई और भी बड़ा रहस्य है? आखिरकार पूर्वज ने कठोर स्वर में सबको शांत किया और एक मध्य आयु के विद्वान की ओर देखा। शानये, तुम हमारे कुल की बुद्धि हो। इन बातों का गहन विश्लेषण करो। शानये ने आदरपूर्वक 3 प्रश्न एक ही सांस में पूछे। ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स की शक्ति, रियानिका की दिव्य जड़ें और अन्य राज्यों की स्थिति, और इसी के साथ यानकुल का भविष्य एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। जब यानकुल के पूर्वज ने उस कन्फ्यूशियस विद्वान को केवल सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न करते सुना तो वे प्रशंसा और आश्चर्य से स्वयं को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में संतोष की झलक आई और फिर उन्होंने विस्तार से उत्तर देना शुरू किया। ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स, यद्यपि हमारे दिवंगत यानकुल के पूर्वजों ने स्वयं इस साधना कला का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन इस पत्र में इस कला की अत्यंत ऊंची प्रशंसा की गई है। इसे 1000 स्पिरिट सूत्र की सर्वोच्च दुष्ट कला कहा गया है। इस कला को सिद्ध करने के बाद साधक न केवल 6 दुष्ट संप्रदायों में अग्रणी बन सकता है, बल्कि इसे संपूर्ण हेवनली साउथ क्षेत्र की सबसे भयावह गुप्त तकनीकों में भी गिना जाता है। परंतु ये कला अत्यंत उग्र और दमनकारी है। किसी भी आकस्मिक विपत्ति से बचने के लिए इसका अभ्यास स्त्री पुरुष युगल साधना के रूप में ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों साधकों की आध्यात्मिक जड़ें, स्पिरिट रूट्स भी असाधारण गुणवत्ता की होनी चाहिए। यदि जड़ें कमजोर हों तो ये कला अधिकतम दूसरी या तीसरी परत तक ही सीमित रह जाती है, जो किसी भी दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं है। इसी कारण यदि किसी स्त्री के पास आकर्षक दिव्य स्वर्गीय जड़ें हों तो वह इस युगल साधना के लिए सर्वोत्तम साथी बनती है। गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का ये युवा संप्रदाय स्वामी स्वयं अत्यंत दुर्लभ अंधकारात्मिक जड़ों का स्वामी है, जो ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स के लिए आदर्श है। यदि वह और उसकी संगिनी दोनों की योग्यताएं चरम स्तर की हों तो वे इस कला को उसकी अंतिम गहराई तक साध सकते हैं और चाहो दुष्ट संप्रदायों के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसी कारण गोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने हमें अपने साथ जोड़ने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उन्होंने यहाँ तक कि युए राज्य पर आक्रमण की पूर्व संध्या में हमें ये गोपनीय सूचना दे दी, केवल इसलिए कि इस सुनहरे अवसर को पकड़कर गोस्ट स्पिरिट सेक्ट को पूरे हेवनली साउथ क्षेत्र का अधिपति घोषित किया जा सके। ये कहते हुए यानकुल के पूर्वज ने एक कड़वी मुस्कान दी। स्पष्ट था कि उनके पूर्वजों द्वारा गोस्ट स्पिरिट सेक्ट से किया गया संपर्क आज यानकुल को सीमित विकल्पों में बांध रहा था। उन्होंने आगे कहा, जहां तक ये प्रश्न है कि वे हमारे यानकुल के इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, इसका उत्तर और भी सरल है। हमारे पूर्वजों के देहांत से पहले ही गोस्ट स्पिरिट सेक्ट से संपर्क स्थापित हो चुका था। संभवतः उसी समय यानकुल उनकी दृष्टि में आ गया। और जहां तक रियानिका यने का प्रश्न है, ये स्पष्ट है कि वे इस अवसर की प्रतीक्षा में लंबे समय से षड्यंत्र रच रहे थे, लालच और दबाव दोनों का प्रयोग कर हमें सहमत कराने के लिए। फिर उन्होंने दुष्ट संप्रदायों के आक्रमण की बात स्पष्ट की। 6 दुष्ट संप्रदायों के आक्रमण की सूचना हमें उन्हीं से मिली, लेकिन जियांग और चेजी राज्यों पर कब्जे की बात हमने उनके आने से कुछ दिन पहले ही भांप ली थी। हमारे गुप्तचरों को नियमित सूचना भेजनी थी, पर कोई संदेश नहीं आया। यही इस बात का प्रमाण है। उन 2 राज्यों के पतन का कारण भी उन्होंने बताया। 6 दुष्ट संप्रदायों ने पहले ही वहां के कई संप्रदायों और कुलों को घूस देकर खरीद लिया था। अंदरूनी गद्दारों और अचानक किए गए प्रचंड हमले के कारण दोनों राज्य एक ही झटके में गिर गए। अब वहां केवल उन बचे खुचे लोगों का सफाया किया जा रहा है जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अंत में उन्होंने कहा, जहां तक फेंगडू राज्य के धर्मी संप्रदाय संघ का प्रश्न है, उन पर भरोसा मत रखो। कुछ समय पहले ही मुझे सूचना मिली कि उन्होंने स्वयं एक पड़ोसी मध्यम स्तरीय राज्य पर आक्रमण कर लगभग पूरा कब्जा कर लिया है। स्पष्ट है कि धर्मी और दुष्ट दोनों शक्तियां पर्दे के पीछे समझौता कर चुकी हैं और अब एक साथ विस्तार कर रही हैं। इन शब्दों ने सभा में बैठे सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। तभी वह कन्फ्यूशियस विद्वान शान ये हल्की मुस्कान के साथ बोला, धर्मी और दुष्ट दोनों का एक साथ विस्तार। हे, यदि यह सत्य है तो ये स्थिति काफी रोचक है। शान ये, तुम्हारा क्या आशय है? सामने बैठे एक श्वेतकेश विद्वान ने अधीरता से पूछा। द्वितीय चाचा, ये केवल मेरी एक अटकल है। इसका अभी यानकुल से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। पहले हमें अपने कुल की स्थिति पर विचार करना चाहिए। शान ये ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उस वृद्ध ने असंतोष से घूरा, किंतु यानकुल के पूर्वज के सामने चुप बैठ गया। यानकुल के पूर्वज ने रुचि दिखाते हुए कहा, सभा के बाद मैं तुम्हारी वह अटकल अवश्य सुनना चाहूंगा।
यदि पूर्वज सुनना चाहें तो शान ये कुछ भी छिपाएगा नहीं, विद्वान ने झुककर उत्तर दिया। इसके बाद यानकुल के भविष्य पर चर्चा हुई। शान ये ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी राय में हमें गोस्ट स्पिरिट्स एक्ट की शर्तें स्वीकार करनी चाहिए और उनके संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने बिना रुके तर्क दिए, यदि हम अस्वीकार करते हैं तो 6 दुष्ट संप्रदाय मिलकर हमें नष्ट कर देंगे। यदि हम धर्मी 7 संप्रदायों पर भरोसा करते हैं तो वे भी हमें वास्तविक लाभ नहीं देंगे, क्योंकि वे पहले ही हमारे बढ़ते प्रभाव से भयभीत हैं। इसके विपरीत गोस्ट स्पिरिट सेक्ट से जुड़ने पर हमें लाभ भी मिलेंगे। रियानिका को ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स उपसेक्ट मास्टर का पद और दुष्ट मार्ग के माध्यम से खुलेआम विस्तार करने का अवसर। अंत में उन्होंने सुरक्षा का उपाय बताया। हमें एक जीवन मृत्यु अनुबंध करवाना चाहिए ताकि वे कम से कम 200-300 वर्षों तक यानकुल को नुकसान न पहुंचा सकें। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अंततः यानकुल के पूर्वज ने आदेश दिया, रियानिका, यानवेन और यानजी, तुम तीनों गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के अतिथि कक्ष में जाओ। यदि वे अनुबंध से इनकार करें तो तुरंत महान गठन सक्रिय कर देना। रियानिका ने मधुर मुस्कान के साथ आदेश स्वीकार किया और बाहर चली गई। कुछ समय बाद एक ध्वनि संचार तावीज उड़ता हुआ आया। उसमें रियानिका की मधुर आवाज गूंजी, पूर्वज, जीवन मृत्यु अनुबंध सफल रहा। वे अब भी आपसे भेंट करना चाहते हैं। कृपया तैयारी करें। सभा कक्ष में एक साथ सांस की राहत की आवाज गूंज उठी। सभी लोग विसर्जित हों, केवल शान ये मेरे साथ रहेगा, यानकुल के पूर्वज ने दृढ़ स्वर में कहा। और इस प्रकार यानकुल का भाग्य एक नए खतरनाक मार्ग की ओर मुड़ गया। हेवनली डाउटेल्स। यानकुल के पूर्वज और कन्फ्यूशियसी विद्वान श्वान ये कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। तभी घोस्ट स्पिरिट संप्रदाय का युवा स्वामी और रियानिका यानरुयन बहस सभागार में प्रवेश कर आए। यानकुल के मार्शल पूर्वज ने स्वर को पहले से कहीं अधिक सौम्य रखते हुए कहा, चूंकि हमारा यानकुल आपके प्रतिष्ठित संप्रदाय के साथ गठबंधन पर सहमत हो चुका है, तो क्या युवा संप्रदाय स्वामी की ओर से कोई और निर्देश शेष है? ये स्पष्ट था कि वे भविष्य में यानकुल के अधीन होने की बात को टालते हुए शिष्टाचार निभा रहे थे। युवा संप्रदाय स्वामी मुस्कुराए और वायुसा सौम्य झुककर बोले, वरिष्ठ यान, इतनी औपचारिकता की क्या आवश्यकता है? अब रियानिका और मैं जीवन मृत्यु की शपथ से बंध चुके हैं, इसे हमारे विवाह का अनुबंध ही समझिए। आगे से आप मुझे युवा संप्रदाय स्वामी न कहकर वांशचंद्र कह सकते हैं। इस पर यानकुल के मार्शल पूर्वज ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये कैसे संभव है? जब तक विवाह संपन्न नहीं होता ऐसी अनौपचारिकता उचित नहीं। फिर भी यानकुल अब आपके संप्रदाय की एक शाखा बनने जा रहा है, यह मर्यादा बनी रहनी चाहिए। युवा स्वामी समझ गए कि संदेह पूरी तरह मिटा नहीं है। वे हंसकर बोले, वास्तव में मैं पुनः मिलने इसलिए आया हूं कि यह जान सकूं कि यानकुल इस व्यवस्था को कैसे लागू करेगा। 5 दिनों में हमारे 6 संप्रदाय यूए राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि यानकुल समय रहते न निकला तो स्थिति जटिल हो सकती है। इस पर विद्वान श्वान ये ने पहले उत्तर दिया, इस विषय में निश्चिंत रहें। यद्यपि हमारे सदस्य बहुत प्रतीत होते हैं, परंतु दूरस्थ रक्त संबंधों वाले बाहरी सदस्य और साधारण जन जिनमें साधना नहीं, उन्हें त्यागना पड़ेगा। एक साथ सभी का स्थानांतरण व्यवहारिक नहीं। युवा स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, तब मैं आश्वस्त हूँ। यदि पूरा कुल एक साथ हिलता तो 7 संप्रदायों की दृष्टि से बचना असंभव था। वैसे आप ही श्वान ये 100 अनकहे रहस्यों के स्वामी हैं, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। श्वान ये का हृदय क्षण भर को कांपा, पर मुख पर शांति बनी रही। फिर युवा स्वामी ने विषय को तीखा मोड़ दिया, एक और प्रश्न है। किले में इस समय 200 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक हैं, जिनमें 7 संप्रदायों के प्रमुख शिष्य भी हैं। 2 दिनों में यानकुल को प्रस्थान करना है, उनसे टकराव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यानकुल के मार्शल पूर्वज का स्वर गंभीर हो गया, आपका अभिप्राय? युवा स्वामी ने निर्विकार भाव से अत्यंत क्रूर प्रस्ताव रखा, ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स के आरंभ हेतु साधकों की आत्माओं का रक्त यज्ञ आवश्यक है। क्यों न इन साधकों को हमें सौंप दिया जाए। हमारी शैडोफ्लेम महारचना उनके शरीरों को परिष्कृत करेगी और आत्माएं रियानिका के फाउंडेशन निर्माण में प्रयुक्त होंगी। इतनी सशक्त आत्माएं प्रथम स्तर के लिए पर्याप्त होंगी। ये सुनकर श्वान ये और यानकुल के मार्शल पूर्वज के हृदय में सिहरन दौड़ गई। श्वान ये तुरंत बोले, कदापि नहीं। यहाँ केवल 7 संप्रदायों के लोग ही नहीं, अन्य राज्यों के साधक भी आमंत्रित हैं। यानकुल समस्त जगत को शत्रु नहीं बना सकता। मार्शल पूर्वज ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया और ठंडे स्वर में बोले, यह विचार आकर्षक है, किंतु यदि हमने ऐसा किया तो संसार में यानकुल के लिए कोई स्थान शेष न रहेगा। हम स्वयं आमंत्रित साधकों पर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ, 7 संप्रदायों के साधकों को एक स्थान पर एकत्र कर सकते हैं। आगे की कार्यवाही आपकी क्षमता पर निर्भर होगी। युवा स्वामी की आंखों में असंतोष चमका, लाभ तो यानकुल को होगा, फिर भी सहायता से इनकार। मार्शल पूर्वज ने चतुराई से उत्तर दिया, रियानिका शीघ्र ही आपकी पत्नी बनेगी। यदि आप प्रयास करें तो ये सर्वथा उचित है। जब यानकुल औपचारिक रूप से आपके संप्रदाय का भाग बनेगा तब दया नहीं बरती जाएगी।
किंतु इस बार पहला प्रहार हम नहीं करेंगे। यदि आपके लोग कार्य करें तो हम अन्य राज्यों के साधकों के समक्ष स्वयं को निर्दोष बता सकेंगे। आपके साथ 2 कोर फॉर्मेशन आचार्य हैं, कुछ दर्जन साधकों को पकड़ना असंभव तो नहीं। दीर्घ मौन के बाद युवा स्वामी ने रियानिका की ओर देखा। वह आरंभ से मौन थी और बोले, ठीक है, इस बार खलनायक हम बनेंगे। इन आत्माओं को मैं रियानिका के लिए दहेज मानकर अर्पित करता हूँ। मार्शल पूर्वज हंसे, ये दहेज हम स्वीकार करते हैं। रियानिका, शीघ्र कृतज्ञता प्रकट करो। रियानिका ने लज्जित सौंदर्य के साथ आगे बढ़कर प्रणाम किया। आपकी कृपा मैं हृदय में संजोकर रखूंगी। युवा स्वामी की आंखों में अजीब चमक उभरी। औपचारिक विदा लेकर युवा स्वामी चले गए। सभागार में यानकुल के पूर्वज और श्वान ये ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। उधर जायम का सिर दर्द से फटा जा रहा था। दर्द का कारण था उसके सामने खड़े 3 परिचित और एक अजनबी का टकराव। परिचित थे यान यू, वरिष्ठ भाई फेंगदेव और डोंग श्वानर, जो एक अत्यंत मोहक बैंगनी वस्त्रधारी पुरुष की बाहों में सिमटी थी। उस पुरुष को देखते ही अलौकिक सौंदर्य शब्द स्वयं मन में उभर आया। वह ऐसा सुंदर और उभलिंगी था कि स्त्री पुरुष दोनों को आहत करने की क्षमता रखता था। फिर भी उसका सौंदर्य कहीं भी असंगत नहीं लगता था। सामान्य परिस्थितियों में यान यू और फेंगदेव ऐसे व्यक्ति से द्वेष न रखते, पर आज उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, क्योंकि डोंग श्वानर उसकी बाहों में मदहोश सी उसी चेहरे में डूबी हुई थी। जयान ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन कोसा। वह तो बैठक के बाद सराय लौटना चाहता था। किसे पता था कि इस सुनसान गली में ईर्ष्या का ये दृश्य मिलेगा। और भी बुरा ये कि गुरु होनफू ने उसे डोंग श्वानर पर नजर रखने को कहा था। अब आमने सामने पड़ गया तो अनदेखा करना संभव न था। यान यू और फेंगदेव ईर्ष्या से बेहाल उसकी ओर दौड़े और फुसफुसाकर विनती करने लगे कि वह डोंग श्वानर को उस पुरुष से अलग करे। उस मोहक पुरुष के सामने जयान उन्हें सबसे सुरक्षित शरण लगा। उन्होंने बताया कि दोपहर में वे सामग्री और तावीज़ खरीदने गए थे, तभी उस पुरुष से भेंट हुई। डोंग श्वानर उसे देखते ही मोहित हो गई, स्वयं उससे लिपट गई। और वह पुरुष, उसने भी उसे सहर्ष स्वीकार किया, यहाँ तक कि उसे साथ ले जाने का विचार भी कर बैठा। उन्होंने रास्ता रोका, पर उस पुरुष ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यदि डोंग श्वानर स्वयं चाहती है तो मैं क्यों रोकूं। वे निरुत्तर रह गए, क्योंकि डोंग श्वानर सचमुच अपनी इच्छा से उसकी बाहों में समा चुकी थी। जयान ने दृश्य को देखा और समझ गया कि यह टकराव साधारण नहीं था। हेवनली डाउटेल्स। जब जायम ने गली में घटित घटनाओं को लगभग पूरी तरह समझ लिया, तब उसे कई अजीब बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। सबसे पहली विचित्रता यह थी कि सामने खड़े उस अत्यंत सुंदर पुरुष की वास्तविक आयु का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। उसकी चिकनी और कोमल त्वचा को देखकर लगता था मानो वह केवल 20 वर्ष का युवक हो, किंतु उसकी दृष्टि, चाल ढाल और आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह 30 या 40 वर्ष का अनुभवी साधक हो। उसके चेहरे पर हल्की सी चंचलता और अहंकार झलकता था, मानो वह कोई आत्ममुग्ध युवा स्वामी हो। फिर भी एक नज़र में ही जयान समझ गया कि उसकी साधना केवल मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर पर थी। यही कारण था कि जयान वहां डटा रहा। यदि वह अंतिम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर पर होता तो जयान अवश्य ही यह सोचता कि उसे इस बनावटी और जोखिमपूर्ण मामले में पड़ना चाहिए या नहीं। दूसरी अजीब बात यह थी कि जब से जयान वहां पहुंचा था, डोंग श्वानर की उदासीन दृष्टि उस पर एक बार भी नहीं ठहरी। उसकी नज़र जयान से होकर ऐसे गुजर गई मानो वह कोई अजनबी हो, और फिर वह उसी सुंदर पुरुष के चेहरे में खो गई। ये व्यवहार अत्यंत संदिग्ध था। तभी उस सुंदर पुरुष ने उपेक्षा से जयान की ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या तुम भी इस युवती के प्रशंसक हो? मैं तेयान पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक ये युवती स्वयं न चाहे, कोई भी इस सुंदरता को मेरी बाहों से अलग करने का स्वप्न भी न देखे। उसकी दृष्टि में स्पष्ट तिरस्कार था, क्योंकि जयान का रूप साधारण था और उसकी साधना भी केवल प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की थी। उसने डोंग श्वानर के सुगंधित कंधे पर हल्के से हाथ फेरते हुए यह बात कही। इतना अपमान झेलने के बाद भी जयान के चेहरे पर क्रोध का नामो निशान नहीं था। वह बार बार उस पुरुष और डोंग श्वानर को देखता रहा, जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम कौन हो जो हमारे 7 संप्रदायों की साधिका पर मोहिनी जादू का प्रयोग करने का साहस कर रहे हो? तुम्हारा दुस्साहस कुछ अधिक ही नहीं हो गया? जयान की यह बात सुनकर उस सुंदर पुरुष का भाव क्षण भर के लिए बदल गया, किंतु वह तुरंत संभल गया और सहजता से बोला, तुम व्यर्थ की बकवास कर रहे हो। ये युवती और मैं इसलिए साथ हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की संगति प्रिय है। यदि तुम सब अभी रास्ते से नहीं हटे तो मुझे निर्दयता से कार्रवाई करने के लिए बाध्य मत करो। जयान की बात सुनकर यान यू और वरिष्ठ भाई फेंगदेव को अचानक सब समझ में आ गया। वे क्रोध से भर उठे और उस सुंदर पुरुष को घेरते हुए बोले, मैं सोच ही रहा था कि डोंग श्वानर अचानक हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, जैसे किसी के वश में हो। तो ये तुम्हारी नीच चाल थी। तुरंत अपना दुष्ट जादू हटाओ, नहीं तो मेरे बैंगनी प्रकाश झांझरों की असभ्यता सहने को तैयार रहो। फेंगदेव ने भी क्रोधित स्वर में कहा।
सही कहा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। बिना कारण डोंग श्वानर किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती है? निकृष्ट जादूगर, आज मैं स्वयं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दोनों ने अपने अपने जादुई हथियार बैंगनी झांझर और छोटा भाला निकाल लिए। उनके सामने खड़ा वह सुंदर पुरुष ठंडे भाव से हंसा। तुम अपनी क्षमता से कहीं अधिक आंक रहे हो। इसी क्षण ज़यान के हृदय में चेतावनी की घंटी बजी। उसे अकारण ही लगा कि यह पुरुष अत्यंत खतरनाक है। उसने बिना देर किए गुप्त ध्वनि संचरण के माध्यम से डोंग श्वानर के कानों में कहा, डोंग श्वानर, तुम बहुत निश्चिंत दिख रही हो। क्या तुम्हें गुरु होंगफू द्वारा बंदी बनाए जाने का भय नहीं है? यान यू और फेंगदेव को इस ध्वनि संचरण का आभास तक नहीं हुआ, किंतु वह सुंदर पुरुष चौंक गया। उसने क्रोध से ज़यान को घूरा और तुरंत डोंग श्वानर की ओर देखा। उसी क्षण डोंग श्वानर का चेहरा भय से भर गया। वह अचानक उस पुरुष की बाहों से छूटकर पीछे हट गई, जैसे किसी गहरे स्वप्न से जागी हो। उसकी आंखों में भ्रम और भय दोनों थे। ये दृश्य देखकर यान यू और फेंगदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने देखा कि वह सुंदर पुरुष फिर से डोंग श्वानर की ओर बढ़ रहा है, तो वे तुरंत आगे आकर दोनों के बीच दीवार बन गए। वे किसी भी कीमत पर उसे दोबारा उसके मोह में पड़ने नहीं देना चाहते थे। होश में आने के बाद डोंग श्वानर ने उस पुरुष की ओर देखने का भी साहस नहीं किया। वह घबराकर ज़यान की ओर दौड़ी और उसके पीछे छिप गई, पूरी तरह उस घृणास्पद दृष्टि से दूर। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी चंचल व उद्दंड प्रकृति का नामो निशान तक न था। वह सुंदर पुरुष अब काले बादल सा गंभीर हो गया। उसने पहले यान यू और फेंगदेव को क्रूर दृष्टि से देखा, फिर कठोर निगाहों से ज़यान को घूरा। उसे समझ आ गया था कि आज डोंग श्वानर को छीनना असंभव है। यदि वह लड़ाई करता तो आसपास के अनेक साधक इकट्ठे हो जाते और वह यहाँ पहचाना जाना नहीं चाहता था। फिर भी जीवन में उसने कभी इतनी कीमती शिकार को हाथ से जाने नहीं दिया था। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह गरजते स्वर में बोला, आज का मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। तुम तीनों को मैं याद रखूंगा, तैयार रहना। इतना कहकर उसका शरीर इंद्रधनुषी प्रकाश से चमका और वह लाल किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। वहां केवल ज़यान और बाकी तीनों रह गए, सतर्क और चिंतित। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रसन्न पवन सराय में जहां ज़यान ठहरा था, डोंग श्वानर ने कांपती आवाज में अपनी आप बीती सुनाई। मुझे नहीं पता क्यों, जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरा मन शून्य हो गया। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। बस यही इच्छा थी कि किसी भी तरह उसे प्रसन्न करूं, चाहे वह मेरे साथ कुछ भी करे। ऐसा लग रहा था जैसे वही मेरा भाग्य स्वामी हो। मैं कोई विरोध ही नहीं कर सकी, जबकि यह पहली बार था जब मैंने उसे देखा। मैं किसी की दासी बनना नहीं चाहती। ये कहते कहते उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अपने शरीर और मन के पूर्ण नियंत्रण से वंचित होने का भय मृत्यु भय से भी अधिक था। ज़यान, यान यू और फेंगदेव एक दूसरे को देखते रहे। उस सुंदर पुरुष की मोहिनी विद्या अत्यंत भयावह थी। यदि वह पूरी शक्ति से उन तीनों पर प्रयोग करता तो वे भी शायद न बच पाते। कुछ देर बाद ज़यान ने शांत स्वर में कहा, चिंता की आवश्यकता नहीं। यद्यपि उसकी मोहिनी विद्या भयानक है, पर हम तीनों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सुनकर फेंगदेव चौंक उठा। कनिष्ठ भाई ज़यान, तुम्हें यह विश्वास कैसे है? ज़यान ने सहजता से उत्तर दिया, यदि उसकी विद्या पुरुषों पर भी काम करती तो क्या वह हम पर प्रयोग किए बिना ऐसे क्रोध से चला जाता? उसके पास जादुई शक्ति की कमी नहीं थी, अतः स्पष्ट है कि यह विद्या केवल स्त्रियों पर प्रभावी है। ये सुनकर यान यू और फेंगदेव ने राहत की सांस ली। डोंग श्वानर ने भयभीत स्वर में पूछा, तो क्या हम स्त्री साधिकाएं उसे मिलते ही जीवन भर के लिए नियंत्रित हो जाएंगी? मैं इसे सहन नहीं कर सकती, वरिष्ठ भाई ज़यान। ज़यान मौन रहा। उसे ज्ञात न था कि उस भयावह अनुभव के बाद डोंग श्वानर अनजाने में उस पर निर्भर हो चुकी थी। इधर यान यू और फेंगदेव ने वीरतापूर्वक घोषणा की कि वे अगले कुछ दिनों तक हर समय डोंग श्वानर की रक्षा करेंगे और उस जादूगर को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। ये सुनकर डोंग श्वानर का हृदय कुछ शांत हुआ। थोड़ी देर बाद वह फिर हंसने बोलने लगी और अपनी स्वाभाविक मोहक कला से दोनों को मोहित कर दिया, यहाँ तक कि वे दिशा ज्ञान तक भूल बैठे। ये देखकर ज़यान न हंस पाया न रो पाया। उसने मन ही मन सोचा, डोंग श्वानर की मोहिनी साधना और उस सुंदर पुरुष की विद्या दोनों अलग मार्ग होते हुए भी समान परिणाम देती थीं। फर्क बस इतना था कि उसका तरीका उतना निर्दयी नहीं था। फिर भी ज़यान को यह स्पष्ट हो गया, दोनों ही समान रूप से घातक थे। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। गहरी सांस भरते हुए भी ज़ायम के मन में हल्की सी उलझन बनी हुई थी। हालांकि ज़ायन किसी मोहक या वशीकरण बविचमेंट विद्या में विशेष निपुण नहीं था, फिर भी उसे इनके मूल सिद्धांतों की अच्छी समझ थी। हर साधक स्वर्ग नेत्र तकनीक, हेवंस आई टेक्निक में कुछ न कुछ दक्षता अवश्य रखता था। ये तकनीक वस्तुतः वशीकरण विद्या की सबसे आधारभूत विधि मानी जाती थी। यदि दो साधकों के बीच आध्यात्मिक शक्ति का अंतर अत्यधिक हो और शक्तिशाली साधक अचानक नेत्र संपर्क करते हुए स्वर्ग नेत्र तकनीक सक्रिय कर दे तो सामने वाला युद्ध के बीच क्षणिक रूप से स्तब्ध हो सकता था।
अन्य मोहक जादुई विधियां भी इसी सिद्धांत पर आधारित थीं, अत्यधिक शक्ति अंतर के बल पर विरोधी के मन को जबरन नियंत्रित करना। परंतु सामान्य परिस्थितियों में डोंग शुवान, दिव्या शान्या प्रारंभिक फाउंडेशन स्तर और उस चमक दमक वाले व्यक्ति विक्रम भैरव मध्य फाउंडेशन स्तर के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता था कि मात्र एक दृष्टि से उसे पूरी तरह वश में कर लिया जाए। यदि सामने वाला कोई कोर फॉर्मेशन स्तर का महापुरुष होता तब ये संभव था, लेकिन उस व्यक्ति के जाते समय उसके चेहरे पर जो खिन्नता और द्वेष झलक रहा था, उससे ये स्पष्ट था कि वह किसी भी तरह कोर फॉर्मेशन साधक नहीं था जो स्वयं को छिपाकर खेल खेल रहा हो। यह विचार आते ही जायन के हृदय का बोझ कुछ हल्का हुआ, किंतु फिर भी उस व्यक्ति की विदाई के समय की शत्रुतापूर्ण दृष्टि उसे सतर्क रहने का संकेत दे रही थी। जब उसने विचारों से सिर उठाया तो देखा कि दिव्या शान्या का वह करुण मासूम रूप अब कब का गायब हो चुका था। अब वह अन्य दो साधकों के साथ हंस हंसकर छेड़खानी कर रही थी। ये दृश्य देखकर जायन ने मन ही मन एक लंबी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। परंतु जैसे ही उसका हाथ लकड़ी के द्वार पर पहुंचा, बाहर से एक ऊंची और कठोर आवाज गूंजी, सराय में ठहरे सभी अतिथियों, ध्यान दें, कल होने वाली खजाना हड़प महासभा ट्रेजर सीजिंग असेंबली को 2 भागों में बांटा जाएगा। इस देश के साधक यानलिंग किले के पश्चिमी भाग में एकत्र होंगे, जबकि अन्य देशों के साधक पूर्वी भाग में। सभी से अनुरोध है कि समय से पूर्व पहुंचें। देर से आने वाले स्वतः अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ये घोषणा 3 बार दोहराई गई और फिर आवाज लुप्त हो गई। जायन क्षण भर चौंका, किंतु फिर उसने इसे अधिक महत्व नहीं दिया और कमरे में प्रवेश कर गया। यद्यपि विभिन्न देशों के साधकों को अलग अलग करने का निर्णय उसे कुछ अजीब लगा, परंतु उसने इसमें कोई प्रत्यक्ष असंगति नहीं देखी। 7 महान संप्रदायों और बाहरी साधकों को एक साथ प्रतियोगिता में उतारना अवश्य ही संघर्ष को जन्म देता। ऐसी संकीर्ण मानसिकता साधना जगत में आम थी, जिसका उदाहरण उसने पहले चायखाने की घटनाओं में देख लिया था। इन विचारों के साथ जायन पलंग पर पद्मासन में बैठ गया और पूरी रात साधना करके का शोधन करने का निश्चय किया, ताकि अगले दिन की महासभा के लिए पूर्ण रूप से तैयार रह सके। उसी समय यानलिंग किले के भीतर एक कक्ष में वह चमक दमक वाला दुष्ट पुरुष विक्रम भैरव लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने खड़े कई पुरुष स्त्री उसे अलग अलग रिपोर्ट दे रहे थे। वह निश्चेष्ट भाव से सब सुनता रहा। अचानक उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसके होठों पर एक रहस्यमय क्रूर मुस्कान फैल गई, पर किसी को कारण ज्ञात न हुआ। उधर किले के पश्चिमी पर्वत शिखर पर भूतात्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के हरे वस्त्रधारी 10 से अधिक साधक भूमिगत कुछ गाड़ने में व्यस्त थे। आकाश में मंडराते हुए संप्रदाय के युवा अधिपति नीलक्रांत भैरव और 2 कोर फॉर्मेशन स्तर के महापुरुष ठंडे भाव से नीचे का दृश्य देख रहे थे। यह अंतिम क्षणों में बनाई गई ये अग्नि महारचना कितनी प्रभावी होगी? नीलक्रांत भैरव ने अचानक प्रश्न किया। लीबंधु नामक वृद्ध महापुरुष ने हल्की खांसी लेते हुए कहा, युवा अधिपति निश्चिंत रहें, यद्यपि यह अस्थायी रचना है, पर हमारे शिष्यों के संचालन में इसकी फंसाने की क्षमता पर्याप्त होगी। हाँ, यदि कोई फाउंडेशन स्तर का साधक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का प्रयोग करे तो बात अलग हो सकती है, पर ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अच्छा, युवा अधिपति ने सिर हिलाया। मेरे साथ आए 12 रक्षक भी निष्क्रिय नहीं बैठेंगे। जाल से बच निकलने वालों का वे स्वयं निपटारा कर देंगे। ली बंधुओं ने और कुछ न कहा। वास्तव में यदि उन्हें आत्माएं और मूल आत्मिक शक्ति सुरक्षित न चाहिए होती तो वे स्वयं ही इन फाउंडेशन स्तर के साधकों को समाप्त कर सकते थे, पर यह उनके स्तर के योग्य कार्य नहीं था। हजारों किलोमीटर दूर पीत मेपल घाटी येलो मेपल वैली के एक गुप्त कक्ष में 7-8 कोर फॉर्मेशन महापुरुष एकत्र थे। बीच में बैठे पीले वस्त्रधारी अत्यंत स्वच्छ वृद्ध गुरु शांत देव किंग युएनजी गंभीर स्वर में कुछ कह रहे थे। उनकी बात सुनते ही सभी के चेहरे काले पड़ गए। उनमें जायन के गुरु आचार्य ली हुवायन आचार्य लोकनारायण, अमर साधिका होंगबी देवी हेमलता और यहाँ तक कि मोटे साधक लेई वान्हे महर्षि वज्रनंदन भी उपस्थित थे। सभी के चेहरे पर बेचैनी स्पष्ट थी। कुछ ही देर में घाटी में अफरातफरी मच गई। आकाश में संदेश तावीज उड़ने लगे और साधक अपने अपने उड़ने वाले दिव्य अस्त्रों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। यही दृश्य अन्य 6 संप्रदायों में भी घटित हुआ। पूरा युए राज्य साधना जगत मानो एक ही रात में रक्तपिपासु हो उठा। अगले दिनों में राज्य के सभी कुलों को 7 महान संप्रदायों की मुहर लगी अनिवार्य जाओ लिंक भर्ती आदेश प्राप्त हुआ। आदेश स्पष्ट था, श्रेष्ठ शिष्यों को तुरंत भेजा जाए, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु जब यह आदेश यानकुल पहुंचा तब तक वह कुल पूरी तरह उजड़ चुका था। इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ दूसरे दिन प्रातःकाल जायन पहले ही पश्चिमी पर्वत शिखर पर पहुंच चुका था। वहां एक विशाल रचना मंडल स्थापित था, जिसके केंद्र में यानकुल के वेश में 2 मध्य वय पुरुष ध्यानमग्न खड़े थे। पीछे एक पत्थर मंच पर धुंध से घिरे 10 से अधिक यानकुल के सदस्य प्रतीक्षा कर रहे थे, जो वास्तव में भूतात्मा संप्रदाय के ही लोग थे। जायन की मुलाकात वहां महाकाय तलवार संप्रदाय के साधक भास्कर बाहुबली बात से हुई। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि जायन ने रचना मंडल को देखते हुए पूछा, भ्राता भास्कर, ये रचना किस प्रयोजन की है?
भास्कर ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, मुझे रचनाओं का अधिक ज्ञान नहीं, पर यह किसी रक्षक अवरोध जैसी प्रतीत होती है। इतने साधकों की प्रतिस्पर्धा में पर्वत को सुरक्षित रखना आवश्यक है। जायन ने सिर हिलाया, पर उसके मन में अजीब सी आशंका बनी रही। यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अंतर्ज्ञान चेतावनी दे रही थी। कुछ समय बाद दिव्या शान्या और वरिष्ठ भ्राता फैंग आर्यन फैंगदेव भी पहुंच गए। दिव्या तुरंत पीत मेपल घाटी के साधकों के बीच घुल मिल गई और कई पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जायन ने ये सब दूर से शांत भाव से देखा। उधर मंच पर खड़े भूतात्मा संप्रदाय के साधक गिनती कर रहे थे। युवा अधिपति, 2 लोग अभी नहीं पहुंचे, एक ने रिपोर्ट दी। नीलक्रांत भैरव की आंखों में हत्या भाव चमक उठा। और प्रतीक्षा नहीं, तुरंत महारचना सक्रिय करो। जो 2 नहीं आए, रक्षक 8 और 12, उन्हें ढूंढकर समाप्त कर दें। यानलिंग किले से कोई भी जीवित बाहर न जाए। उसके शब्दों में ठंडी मृत्यु की गंध फैल गई। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। भूतात्मा संप्रदाय गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के युवा अधिपति वांगचान के पास खड़े साधकों ने उसके आदेश स्वीकार किए और लिप संरक्षण डिस्गाइज में रहते हुए ली बंधुओं तक संदेश पहुंचाया। लेकिन चौंकते हुए उन्होंने फिर युवा अधिपति की ओर देखा और अतिरिक्त मार्गदर्शन मांगा। युवा अधिपति, 2 वरिष्ठों ने बताया कि 3 साधक अभी रचना मंडल की सीमा से बहुत दूर हैं। यदि हम महासभा शुरू करते हैं तो वे रचना मंडल की शक्ति से अप्रभावित रहेंगे। कृपया निर्देश दें कि उन्हें कैसे पास लाया जाए। वांगचान की आंखों में आश्चर्य झलक गया और उसने भीतर ही भीतर भौहें चढ़ाईं। ये स्थिति उसकी उम्मीद से परे थी। कह सकते हैं कि अंतिम क्षण की यिन अग्नि महारचना, यिन फायर ग्रेट फॉर्मेशन का प्रभाव क्षेत्र छोटा नहीं था, फिर भी कुछ लोग इससे बाहर थे। ये काफी अजीब था। वांगचान ने धीरे से सिर उठाया और देखा। सचमुच, रचना के प्रभाव क्षेत्र से 3 लोग बाहर थे। उनमें से 2 मास्क मून संप्रदाय मास्क मून सेक्ट के युवक और युवती थे। वे रचना के उत्तर पूर्व कोने के बाहर बड़े पेड़ के नीचे बैठकर प्रेमपूर्ण बातचीत में मग्न थे। उनकी प्रेमपूर्ण ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वे भीड़ से दूर ही रहे। तीसरा व्यक्ति पश्चिम में पर्वत की चट्टान के पास, रचना की सीमा से 30 मीटर दूर एक सामान्य सा युवा पुरुष था। वह कोई और नहीं बल्कि जायम था, जो सावधानी में अत्यंत निपुण था। तो यही 3 हैं, वांगचान ने मन ही मन कहा। वह कुछ शब्द अपने निकटस्थ भूतात्मा संप्रदाय के साधक से बोला, जिसने सहमति में सिर हिलाया। वह साधक, जो यानकुल के वस्त्र धारण किए हुए था, जमीन पर बने मंच पर गया और धुंध में खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, सभी अतिथि जो महासभा में भाग लेने आए हैं, कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी का नाम लिखने के बाद ही खजाना हड़प महासभा प्रारंभ होगी। उसकी आवाज़ सुनते ही अन्य साधक अनायास ही रचना की ओर बढ़ने लगे। मास्क मून संप्रदाय का जो युगल था, वे अनिच्छा से ही सही रचना के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। वांगचान ने यह दृश्य देखा और अपनी मुखौटे के नीचे हल्की मुस्कान दी, लेकिन जब उसकी दृष्टि पश्चिम में जायन पर पड़ी तो मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्योंकि जायन ने एक भी कदम नहीं बढ़ाया था। उसने नाम दर्ज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं किया। वह बगले बांध कर बैठा, बस एकाग्रचित होकर उपस्थित साधकों को देख रहा था। ये साधक किस संप्रदाय का है? वांगचान ने ठंडी आवाज में पूछा। उसके वस्त्रों से लगता है कि यह पीत मेपल घाटी येलो मेपल वैली का साधक है। एक साधक सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। 2 वरिष्ठों को आदेश दें कि रचना शुरू करें। ये पीत मेपल घाटी का साधक काफी चालाक लगता है। मुझे सक्रिय करना पड़ा, ये तो वास्तव में प्रभावशाली है। वांगचान ने हल्की उदासी में कहा, लेकिन उसकी आंखों से रक्तरंजित लाल चमक झलक रही थी। कुछ ही क्षणों में जायन ने अपने आसपास की स्थिति ध्यान से देखी और भयावह सत्य का पता लगाया। यानकुल के सदस्य वास्तव में भूतात्मा संप्रदाय के ही थे। जब ये सदस्य यानकुल के वस्त्र में छिपे हुए थे, जायन को कोई शक नहीं था। पर जब उन्होंने साधकों से कहा कि वे नाम दर्ज करें, जायन ने देखा कि यानकुल के पीछे खड़े साधक के नाखून गहरे हरे रंग के और लगभग आधा इंच लंबे थे, जो बिल्कुल पीले बालों वाले भूतात्मा संप्रदाय के अजीब सदस्यों जैसे थे। जायन का हृदय जमसा गया। उसने मन ही मन कहा, साधारण व्यक्ति के नाखून कभी इतने गहरे हरे नहीं हो सकते। क्या ये हैं? ये सोचते ही जायन ने तुरंत कदम पीछे खींचा और अपनी हल्की मुस्कान बनाए रखी, चारों दिशाओं में निगाहें घुमाए और सचेत रहा। आसपास कोई जाल नहीं दिखाई दिया, पर उसने इसे संयोग मानने से इनकार कर दिया। तुरंत उसने दिव्य वायु नौक डिवाइन विंड बोट अपने हाथ में प्रकट की। जैसे ही वह इसे उड़ाने ही वाला था, ऊपर से एक सुस्त लेकिन कठोर आवाज गूंजी। कौन सोच सकता था कि इतनी कम उम्र में तुम्हें दूरदर्शिता भी होगी? हमारी गलती देखकर भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपने संप्रदाय के सदस्यों को बचाना नहीं चाहते? जायन का हृदय धक से रह गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवे से जमीन पर प्रहार किया और अचानक 30 मीटर दूर कूद गया। वह रुकते ही अपने शरीर को थपथपाया और एक लाल बंधन उसके चारों ओर बन गया। इसके पीछे नीला प्रकाश बंधन भी प्रकट हुआ। लगभग 30 मीटर ऊंचाई पर उसने देखा, एक सांप के आकार की भाले पर खड़ा, चांदी का मुखौटा पहने और हरे वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था। उसके चारों ओर काले की परत और खून जैसी लाल धुंध फैल रही थी।
जायन का हृदय ठंडा हो गया। वह धीरे से फुफकारा, भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति। हाँ, लगता है मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। पर तुम बेहतर होगा कि रचना में प्रवेश करो और थोड़ी देर और जियो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारी आत्मा निकाल लूंगा। वांग चान की आंखों में लाल रक्त में चमक और हिंसा झलक रही थी। जायन जान गया कि यह केवल मध्य फाउंडेशन स्तर का साधक होते हुए भी अत्यंत भयंकर था। वह तुरंत ताबीज निकालकर सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करता है। हाथ हवा में फैलाते ही प्रकाश सफ़ेद पैमाने जैसी ढाल में परिवर्तित हो जाता है और दिव्य वायु नौक को 30 मीटर पीछे हवा में छोड़ देता है। वांग चान ने चिल्लाते हुए खून जैसी लाल धुंध का तूफान नौक की ओर भेजा। जायन तुरंत नौक में कूद गया और उसकी अधिकतम गति का उपयोग करके आकाश में सफ़ेद प्रकाश की रेखा की तरह उड़ चला। वांग चान का जोरदार हंसी आवाज़ में गूंजती रही। हाँ, बच्चा, तुम कुछ नहीं जानते। मेरे महान रक्त आत्मा कलाओं की पलायन विधि केवल तेज नहीं अपितु तुम्हें पकड़ ही लेगी। जायन ने महसूस किया कि भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति उसकी दिव्य वायु नौक की अधिकतम गति से भी तेज था। उसका चेहरा हल्का हरा पड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि आप चाहें तो मैं अगले भाग में जायन का सुरक्षित वापसी और भविष्य की योजना को भी उसी लंबी हिंदी शैली में रूपांतरित कर दूं, ताकि यह हेवनली डाउटेल्स चैनल स्टाइल में पूरी तरह जुड़ा रहे। क्या मैं इसे आगे बढ़ाऊं? हेवनली डाउटेल्स स्वर्गीय दाव की कथाएं। क्षण भर में उसके पीछे का रक्त मेंग जायन हाली की सफ़ेद रोशनी जैसी गति को 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पीछा कर रहा था। हालांकि दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटकर लगभग 30 मीटर रह गई। जायन मन ही मन लगातार शिकायत कर रहा था कि यह पीछा अंतहीन है। वहीं इस रक्त मेंग पर सवार भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति वांग चान को भी अत्यधिक आश्चर्य हुआ। यद्यपि महान रक्त आत्मा कलाओं ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट्स की रक्त पलायन विधि को पूरे 6 संप्रदायों में सबसे तेज होने का दावा नहीं किया जा सकता था, फिर भी इसकी गति शीर्ष 5 गुप्त कलाओं में गिनी जाती थी और यह उच्च श्रेणी के उड़न तंत्रों फ्लाइंग मैजिक टूल्स से भी तेज थी। लेकिन अब पूरी शक्ति लगाने के बावजूद वांग चान अपने उड़न तंत्र की पूर्ण गति से जायन की छोटी दिव्य वायु नौक को पछाड़ नहीं पा रहा था। इससे वांग चान आश्चर्यचकित भी था और उसकी हत्या की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी। जायन जानता था कि अगर यह पागलपन जारी रहा तो चाय बनाने के समय में भी वह पकड़ लिया जाएगा। उसने तुरंत कुछ सोचना शुरू किया। उसने अपनी भंडारण झोली स्टोरेज पाउच को छुआ और हाथ में प्राथमिक अग्निगोला ताबीजों का एक ढेर प्रकट हुआ। बिना अधिक सोचे उसने उन्हें पीछे फेंक दिया और फिर से तेज गति से आगे बढ़ा। पीछे से विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी। जायन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने केवल उस उत्साही और पागल रक्त मेंग का सामने का भाग देखा जो विस्फोटों से कुछ बिखरा हुआ प्रतीत हो रहा था। थोड़ी पतली हुई धुंध में भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति वांग चान दिखाई दे रहा था। जायन को खुशी हुई। जैसे ही उसने बाकी ताबीज फेंकने का सोचा, रक्त मेंग के भीतर वांग चान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। एक हरी रोशनी सीधे जायन की ओर बढ़ी और जैसे जैसे वह पास आई और बड़ी होती गई। ये वांग चान का उड़न तंत्र था जिस पर वह पहले खड़ा था। बेचारा विकल्प न देखकर जायन ने तुरंत ताबीजों को हरी भाले ग्रीन पिचफॉक की ओर फेंका। 20 से 30 आग के गोले लगातार भाले पर लगे और वह कई बार गिरते हुए रुक गया, आगे बढ़ नहीं सका। लेकिन इस क्षणिक हस्तक्षेप के दौरान रक्त मेंग फिर से अपने मूल रूप में लौट आया और क्रोधी अग्नि की तरह उग्रता से नाचने लगा। तभी वांग चान ने अचानक कई तेज सीटी जैसी आवाज़ें आकाश में बजाईं। इन प्रहार भरी आवाज़ों के बाद रक्त मेंग का आकार अचानक बहुत बढ़ गया। एक क्षण में ये लगभग पूरे आकाश को भर गया और इसका प्रभाव लगभग सर्वव्यापी हो गया। इसके तुरंत बाद बढ़े हुए आकार के साथ रक्त मेंग की गति कई गुना बढ़ गई। जैसे कोई उग्र सुनामी पर्वत से नीचे दौड़ रही हो, वह दिव्य वायु नौक के सामने पहुंचा और अचानक जायन को हवा में घेर लिया। भयभीत जायन ने तुरंत दिव्य वायु नौक को रोक दिया और अपने भंडारण झोली से एक जेट काले पंजे जैसा जादुई उपकरण निकाला। उसी समय वह अजीब हरी भला चुपचाप पीछे से हमला कर रही थी। चलो, जैसे जायन की पीठ पर आंखें हों, उसने इस उपकरण को पीछे फेंक दिया और एक गहरी दहाड़ निकाली। फेंकते ही पंजा कई मीटर बड़ा हो गया और आक्रामक हरी भाले को मजबूती से पकड़ लिया। हरी भाले ने बिना लड़े हार नहीं मानी। इसके शीर्ष से कालेकी के धागे निकले। क्षण भर में विशाल पंजा कालेकी में उलझ गया और बिल्कुल भी हिल नहीं सका। जायन ने हाथों की मुद्राएं बनाई और पंजे से काले धागों को भंग किया। अच्छा, ये साधारण उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण नहीं है। सच में यह आसानी से यिन जेड भाले से यिन आत्मा की धागों को तोड़ सकता है। लगता है मेरी व्यक्तिगत कार्रवाई व्यर्थ नहीं गई। वांग चान की आवाज़ अब रक्त मेंग के विभिन्न स्थानों से आ रही थी। हरी भाला एक क्षण के लिए गूंजी और फिर रक्त मेंग में वापस चली गई, अदृश्य हो गई। ये दोनों उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण थे जिन्हें बार ड्रैगन की पंजा शक्ति ब्लैक ड्रैगन्स ग्रास्प से परिष्कृत किया गया था। जायन सतर्कता से चारों दिशाओं में नजर दौड़ाया।
इस समय तक रक्तमेघ पूरे आकाश को ढक चुका था और हवा में केवल रक्तपिपासु की गंदी महक थी। यदि उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके मार्ग नहीं बनाया तो वह भाग ही नहीं पाता। इस विचार के साथ उसने ब्लैक ड्रैगन की पंजा शक्ति छोड़ दी। लेकिन जैसे ही उसने इसे छोड़ा, सामने का रक्तमेघ उबल पड़ा। दो रक्तलाल राक्षस लगभग 3 मीटर ऊंचे प्रकट हुए। इन दोनों के दांत, पंजे, छोटे सींग और तेज नुकीली पूंछ थी। उनकी आंखें गहरी लाल थीं, बिल्कुल वांग चान जैसी। जायन ने हतप्रभ होकर सोचा, ये क्या हैं? ये पहली बार था जब उसने ऐसे राक्षस देखे। उनका आकार और रूप लोक कथाओं के इम्प्स जैसा प्रतीत होता था। जायन ने तुरंत ब्लैक ड्रैगन की पंजा शक्ति उन पर फेंकी। एक ही हल्की पकड़ में इम्प पूरी तरह नष्ट हो गया और रक्तमेघ में वापस घुल गया। जायन ने राहत की सांस ली। वे संभालने में मुश्किल नहीं थे। लेकिन जैसे ही जायन ने सोचा कि यह सरल होगा, वांग चान की मजाकिया हंसी हर दिशा से गूंजने लगी। हा, इतनी जल्दी आराम मत करो। मेरी महान रक्त आत्मा कलाओं के रक्तभूत बेहद आसानी से नष्ट हो सकते हैं, पर असली प्रदर्शन अभी शुरू हुआ है। जायन का हृदय डूब गया, पर उसका साहस अडिग था। उसने ब्लैक ड्रैगन की पंजा शक्ति को घुमाया और रक्तमेघ में घुसा दिया। पंजा ने रक्तमेघ को भेद दिया। जायन को खुशी हुई, लेकिन एक क्षण बाद पंजा निर्जीव हो गया। वह घबराया और पूरे बल से उसे वापस लेने की कोशिश की। सौभाग्य से ब्लैक ड्रैगन की पंजा शक्ति रक्तमेघ से निकलकर उसकी ओर लौट गई। हा, यह उपकरण मेरे रक्तमेघ के भ्रष्टाचार को सहन कर सकता है। मुझे ये और अधिक चाहिए। वांग चान ने हल्का आश्चर्य जताया और लालच प्रकट किया। रक्तमेघ हर दिशा से गर्जना करने लगा और रक्तभूत लगातार बाहर निकलने लगे। वे जायन पर टूट पड़े। जायन विचलित दिखा, पर फिर उसने ब्लैक ड्रैगन की पंजा शक्ति को अत्यधिक गर्व से घुमाया और रक्तभूतों को चीरता गया उन्हें रक्तमेघ में वापस मिला दिया। जायन ने 100 से अधिक रक्तभूत मारे, पर हर समय 30 के करीब नए रक्तभूत जन्म ले रहे थे। ये स्पष्ट था कि भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति उसे थकाकर मारना चाहता था। इस विचार से जायन ने जल्दी से अपने भंडारण झोली से 70-80 उच्च और मध्यम स्तर के ताबीज निकाले। एक ही सांस में उसने सभी को रक्तमेघ की एक ओर फेंक दिया। आग, बर्फ की सुइयां और अन्य जादुई तकनीकें बरसने लगीं। जायन ने व्यक्तिगत रूप से पीछे से अग्नि सांप भी उत्पन्न किए। जैसा कि पहले देखा गया था कि ताबीज़ों की लगातार बौछार रक्तमेघ को कुछ हद तक विखंडित कर सकती है, अब जायन इसी रणनीति से मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। सपने देखने की कला भी जानती हो? वांग चान ने गहरी आवाज में कहा। वांग चान का रक्तमेघ जादुई उपकरणों की बौछार सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने खुद को संतुष्ट रखने के लिए रक्तमेघ में बाधा डालने के लिए काले मानव खोपड़ी उपकरण निकाले, जिनसे जादुई प्रहार रोकने लगे। जायन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वांग चान की बेशर्मी और लालच देखकर उसे पता था कि उसे सावधानीपूर्वक और चतुराई से काम लेना होगा। अचानक एक धमाका बांध रक्तमेघ के भीतर हुआ। एक गाढ़ा गहरा लाल धुंध फैल गया, जिसने जायन और रक्तभूतों को अपने में समेट लिया। वांग चान चकित हुआ, पर जब देखा कि यह धुंध उसके रक्तमेघ में समा गई तो वह शांत हो गया। इस समय वांग चान अत्यधिक सतर्क हो गया, क्योंकि अब वह ये नहीं देख पा रहा था कि जायन क्या कर रहा है। उसकी शंका और बढ़ गई। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। कुछ और क्षणों के बाद रक्तमेघ ब्लड क्लाउड धुंधला रह गया और उसमें से सबसे छोटे भूतों की हलचल तक सुनाई नहीं दे रही थी। जब ये छोटे भूत धुंध के सबसे घने हिस्से की ओर बढ़ते तो तुरंत बिखर जाते और उन्हें काटा छांटा जाता। कोई भी गतिविधि महसूस नहीं की जा सकती थी। इस समय भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति वांग चान शांत नहीं बैठ सके। उनके दोनों हाथों ने एक मंत्रमुद्रा बनाई और रक्तमेघ की सतह पर तैरती हुई खोपड़ियां अपने मुंह खोलकर 10 या अधिक काले प्रकाश स्तंभ, जो कटोरे के आकार जितने चौड़े थे, जायन आली के मूल स्थान की ओर सभी दिशाओं से निकाल दिए। पेंग, एक हल्का झटका सुनाई दिया। घनी धुंध के भीतर हल्की सफेद रोशनी चमकी और इधर उधर चली। काले और सफेद रंग की धाराओं के बीच में टकराव हुआ और घनी धुंध में हल्का सफेद प्रकाश का पर्दा दिखाई दिया, जिसने भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति को थोड़ी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन तुरंत ही उन्होंने जायन द्वारा शुरू से ही छोड़े गए सफेद पैमाने की ढाल व्हाइट स्केल शील्ड को याद किया। वांग चान ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर के हिचकिचाहट के बाद भी उन्होंने अपने आप से कहा, इतने उच्च स्तरीय जादुई उपकरण मिलने हैं, मैं अपनी रक्तमात्रा ब्लड एसेंस खोने को तैयार हूँ, वरना ये बच्चा कोई छल विधि डिसेप्टिव टेक्निक इस्तेमाल करके भाग सकता है। इतना कहने के बाद वांग चान ने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अपने मुंह के कोने पर रखा, हल्का काटा और घाव से एक अत्यंत सघन ताजी रक्त की बूंद निकाली, जिसे धीरे धीरे नीचे रक्तमेघ पर डाल दिया। फिर उनके दोनों हाथ गहराई से रक्तमेघ में चले गए और उन्होंने मंत्र पढ़ना तेज किया। वांग चान की धीमी मंत्रोच्चारण के बाद जो लाल बादल जायन को ढक रहा था, धीरे धीरे तेज गति से घूमने लगा और धीरे धीरे केंद्र की ओर खींचने लगा। वहीं मौजूद रक्तभूत अपने आप बिना किसी निशान के गायब हो गए। नीला लाल घना धुंध रक्तमेघ की बढ़ी हुई घूर्णन गति के अनुसार तेजी से बहकर उसमें समा गया।
केंद्र धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और एक विशाल सफ़ेद प्रकाश अवरोध व्हाइट लाइट बैरियर प्रकट हुआ। इस प्रकाश अवरोध के केंद्र में सफ़ेद पैमाने की ढाल थी जो उल्टा कटोरा जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रकाश पर्दे के केंद्र के पास जायन ने एक हाथ में अजीब आकार की खंजर पकड़ रखी थी जिससे चकित करने वाली पीली धाराएं निकल रही थीं। दूसरे हाथ में उन्होंने एक मोड़ वाली चमकती हुई ताबीज़ पकड़ी थी जिसे वह आक्रमण के लिए उपयोग करना चाहते थे। उनके बगल में एक नीला और एक लाल गोला तैर रहे थे, लगातार गाढ़ी गहरी लाल धुंध छोड़ रहे थे। वांग चान ने ये सब स्पष्ट रूप से देखा। तुम, ये देखकर भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति ठंडी हंसी के साथ कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक शब्द फेंकने की कोशिश की, जायन ने अचानक अपना हाथ खोला। वह छोटी खंजर हल्के से हिली और पीली तलवार में बदल गई जो कई दसियों फीट लंबी हो गई और सीधे वांग चान की ओर बढ़ी। साथ ही दूसरे हाथ में मोड़ी हुई ताबीज़ छोड़ी गई जिससे 10 से अधिक उग्र अग्नि ड्रैगन उड़ते हुए सभी की ओर बढ़ गए। छोकरा, जादुई उपकरण मेरी महान रक्त आत्मा कलाओं को नहीं तोड़ सकते सिवाय इसके कि। वांग चान पहले खोपड़ियों को बेतरतीब हिलाते हुए काले की छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिवाय इसके की कहा, उन्हें अचानक कुछ याद आया। उनकी चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई और वह क्रेन की तरह हवा में उड़ते हुए रक्तमेंग से दूर चले गए। साथ ही पीली तलवार ने पू पू की आवाज़ के साथ रास्ते में खड़ी कई खोपड़ियों को तोड़ दिया। इसके बाद यह और अग्नि ड्रैगन रक्तमेंग में एक मार्ग बनाकर उस स्थान की ओर बढ़े जहां युवा अधिपति पहले बैठा था। फिर एक सफ़ेद रोशनी की किरण उस मार्ग से तेजी से निकल गई, पीली तलवार उसके पीछे घूमते हुए। खजाना ताबीज़, वांग चान चिल्लाए, आश्चर्य और क्रोध से भरे। इस पल की लापरवाही में वांग चान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जायन ने घनी धुंध का उपयोग खजाना ताबीज़ का समय खरीदने के लिए किया था। अन्यथा चाहे उसके पास खजाना ताबीज़ क्यों न हो, युवा अधिपति कभी अनुमति नहीं देते कि कोई इसे सक्रिय करे। लेकिन शुरुआती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का कोई ताबीज़ रखना बहुत कम होता है, जिससे वांग चान की नज़र इसमें से बच गई। परंतु वांग चान अपनी स्थिति और पहचान के अनुसार किसी खजाना ताबीज़ से डरने वाला नहीं था। वह भी 2 खजाना ताबीज़ अपने साथ लाया था, जिनमें से एक विशेष प्रकार का दुर्लभ ताबीज़ था। स्वाभाविक रूप से वह जायन को आसानी से जाने नहीं देता। क्रोधित वांग चान ने रक्तमेंग में छलांग लगाए, इसे फिर से एक साथ गोल घुमाया और इसे तीर की तरह तेज कर दिया, जायन का पीछा करने के लिए। दिव्य वायु नौक पर खड़ा जायन शांत होकर देखते रहा। उसने एक हाथ हिलाया और पीली तलवार अचानक झपटकर सीधे रक्तमेंग में छिपे भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति की ओर बढ़ी। लेकिन वांग चान पहले से ही तैयार था। उसने हाथ में रखा उपकरण फेंका और एक चमकदार सुनहरी खोपड़ी गोल्डन स्कल प्रकट हुई जो आकार में बढ़कर तलवार को चबाकर रोकने लगी। जायन आश्चर्यचकित हुआ और जल्दी से इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन पीली तलवार बस खोपड़ी के मुंह में उछलती रही और आगे नहीं बढ़ सकी। वांग चान मुस्कुराया और पास का रक्तमेंग फिर से फैलने लगा। जायन के दिल में ठंडक सी उतर गई, ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से बंधा जाएगा। लेकिन इसी समय उबलता हुआ रक्तमेंग अचानक शांत हो गया। वांग चान की अभिव्यक्ति और बदल गई, उड़न बादल की गति धीमी हुई और उसका चेहरा हल्के नीले काले रंग में ढक गया। जायन, जो लगातार विरोधी को देख रहा था, बहुत चौंका। उसने देखा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी का चेहरा भयभीत हो गया, लंबी चीखें निकालते हुए वह पीछे की ओर उड़ रहा था। जायन आश्चर्यचकित रह गया और वहीं रुक गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने पीली तलवार और सुनहरी खोपड़ी को 2 ताबीज़ों में बदल दिया और आसानी से अपने हाथ में ले लिया। फिर वह धीरे धीरे गायब हो रहे भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति की ओर देखने लगा। ये तय नहीं कर पाया कि आगे क्या करे। उसमें पर्याप्त साहस नहीं था कि पीछा करे, लेकिन जैसे ही उसने विरोधी की दूर होती चीखें सुनी, उसने तुरंत दिव्य वायु नौक की दिशा बदलकर क्षितिज की ओर उड़ान भरी। काफी समय बाद, जो जायन अभी अभी खतरनाक स्थिति से बचकर निकला था, उसने गहरी सोच के बाद पछतावा महसूस किया। उसे आखिरकार समझ में आया कि विरोधी ने पीछा क्यों नहीं किया और पलटकर क्यों भागा। विरोधी को अत्यंत विषैला इनकी फ्लड ड्रैगन का विष लग गया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि विरोधी ने रक्तमेंग में छोड़ी गई नीलाग्नि मियास्मा अज़ुअफ़ाय मियाज़्मा की विषैली धुंध बड़ी मात्रा में अवशोषित की थी। जब ये घना धुंध परिष्कृत किया गया तो इन फ्लड ड्रैगन के कोर का बचे हुए विष को इसमें मिलाया गया था। आज ये रक्तमेंग, जिसने घनी धुंध को अवशोषित किया था और जिसमें बहुत विष मौजूद था, युवा अधिपति ने जब जायन का पीछा किया तो वह इसे अवशोषित कर लिया। परिणामस्वरूप विष के प्रभाव से चौंककर पीछे हटना पड़ा। जायन जब ये सब सोचता, उसे और भी पछतावा हुआ। उसने यह अवसर खो दिया कि वह एक मजबूत विरोधी को मार सके और खजाना ताबीज़ प्राप्त कर सके। वास्तव में विरोधी ने जिस सुनहरी खोपड़ी जैसी शक्तिशाली खजाना ताबीज़ को भी नहीं लिया और भाग गया, ये बात जायन के समझ से बाहर थी। जायन को नहीं पता था कि किसी और स्थान पर समान रूप से सतर्क भूतात्मा संप्रदाय का युवा अधिपति, जो स्थिति बिगड़ने पर भागा था, क्रोध से फूटा हुआ था। उसके साथ 2 कोर फाउंडेशन फॉर्मेशन स्तर के लिशी भाई भी थे।
जैसे ही वांग चान ने थोड़ी दूरी तय की, वह उन दो भूतात्मा संप्रदाय के वृद्धों से टकराया जिन्होंने सभी 7 महान संप्रदायों के शिष्यों को भेजा था। उनकी चिंता युवा अधिपति की सुरक्षा के लिए थी। उन्होंने अपनी गहन शक्ति का उपयोग करके विष को तुरंत बाहर निकाला। इस युवा अधिपति ने खतरनाक स्थिति को देखकर अनुमान लगाया कि वह विषग्रस्त हो गया और उसे लगा कि जायन ने जानबूझकर जाल बिछाया है। इससे वांग चान, जिसने पहले कभी इतनी बड़ी हानि नहीं देखी थी, जायन को अत्यंत शक्तिशाली विरोधी के रूप में देखने लगा। इन दोनों विचारों ने वांग चान के मन में घर कर लिया। उसने कमजोर शरीर की परवाह किए बिना कुछ 100 किलोमीटर तक दौड़कर पीछा किया, पर कोई सफलता नहीं मिली। उसकी चिढ़ भीतर ही भीतर स्थायी पीड़ा की तरह बैठ गई। जहां तक उस सुनहरी खोपड़ी खजाना ताबीज की बात है, जिसे उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि यह विरोधी के ताबीज के साथ उलझा हुआ था, उसने वास्तव में अधिक परवाह नहीं की। ये पहले से कई बार उपयोग किया जा चुका था और अब शायद इसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उसकी क्रोध की सीमा उस समय बढ़ गई जब वह जिस छोटे पर्वत शिखर पर था, वहां एक रिपोर्ट मिली कि 6 शैतानी दाव संप्रदायों में से एक हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि कोई हानि नहीं हुई, 2 महिला साधकों को जबरदस्ती पकड़ा गया। नेता की शानदार उपस्थिति से पता चला कि वह हार्मोनियस बॉन्ड संप्रदाय का सेक्टर मास्टर का दूसरा बेटा था, टियन बुक वांग चान का जूनियर, जिसकी प्रतिष्ठा खुद वांग चान के बराबर थी, पर चालाक और निर्दयी रणनीति का मालिक। ये बुरी खबर सुनकर वांग चान की आंखों में सतह पर हल्की धूमिलता थी, लेकिन उसे भीतर ही भीतर ऐसा महसूस हुआ जैसे रक्त उबल रहा हो। अब जायन और तियान बुके वांग चान की मस्ट किल सूची में शामिल हो चुके थे। चलो यान क्लैन के बुजुर्ग को तुरंत हमारी वापसी की सूचना दो। कई देर बाद वांग चान ने ठंडी आवाज में कहा। इस समय जायन बिना किसी विलंब के येलो मेपल वैली की ओर उड़ान भर रहा था। रास्ते में उसने सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉग और मास्क मून सेक्ट के मिश्रित समूह से सामना किया। फिर वहां के एक देर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के संप्रदाय साधक ने अचानक घोषणा की कि उसे जबरन भर्ती किया जा रहा है। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। जायन लीग ने अपने हाथ में रखे आदेश को देखा। ये सभी यात्रिक शिष्यों के लिए एक जबरन भर्ती आदेश था, जिस पर हर संप्रदाय के मास्टर के हस्ताक्षर थे। जायन का मन अत्यंत उदास हो गया। यह आदेश वास्तविक ही था, क्योंकि संप्रदाय मास्टरों का आध्यात्मिक प्रतीक स्पिरिट एम्ब्लम आसानी से नकली नहीं किया जा सकता। फिर भी जायन सच में इन आदेशों का पालन करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दूसरी ओर जायन ने उन शब्दों से ये भी जाना कि 6 शैतानी दाव संप्रदाय 6 डेवल दाव सेक्ट आक्रमण के लिए तैयार हैं और जल्द ही राज्य यूए स्टेट ऑफ यू के साधक जगत पर एक महान अपरिहार्य आपदा आने वाली है। चाहे राज्य यूए के साथ संप्रदाय इसका विरोध कर सकें या नहीं, असंख्य साधक निश्चय ही मारे जाएंगे। कोर फॉर्मेशन के विशेषज्ञों की कोर भी नष्ट हो जाएगी और उनमें से कई की मृत्यु होगी। यह अद्भुत जानकारी सुनकर जायन का सबसे बड़ा इच्छा ये थी कि वह तुरंत अपने अमर गुफा इमॉर्टल्स केव लौटकर कुछ दशकों के लिए संन्यास ले ले। परंतु वह जानता था कि यह केवल एक सपना ही था। एक साथ संप्रदायों का शिष्य होने के नाते वह इतनी आसानी से इस महान महाप्रलय से बच नहीं सकता था। इसी विचार में खोया हुआ जायन उसी समय मास्क मून सेक्ट के साधक द्वारा जबरन भर्ती कर लिया गया। उस समय मास्क मून संप्रदाय का साधक मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये जूनियर मार्शल ब्रदर ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है? कृपया अपना नाम और साधना स्तर बताएं। भविष्य में हम साथ काम करेंगे, इसलिए एक दूसरे की क्षमताओं को जानना आवश्यक है। जायन ने आत्मसंयम रखते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर पीछे खड़े 30 से अधिक साधकों की ओर देखा। इनमें से 3 देर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक थे और बाकी की कंडेंसेशन स्तर के थे। ये देखकर जायन थोड़े राहत की सांस में आया। कम से कम ये कार्य बहुत कठिन नहीं लग रहा था। इस सोच के साथ जायन ने मुट्ठी बांधकर कहा, येलो मेपल वैली का जायन। प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। हालांकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक एक दूसरे की शक्ति देख सकते थे, ये सिर्फ शिष्टाचार का मामला था। जायन ने इसे पूरी निष्ठा से किया। आखिरकार सामने वाले में देर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक थे, जिनका साधना स्तर उसके से कई गुना अधिक था। वह उन्हें अनजाने में अपमानित नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर बाद जायन ने संदेह भरे स्वर में पूछा, भाई, आप मेरी पहचान पर संदेह क्यों नहीं कर रहे? जैसे ही आपने मुझे रोका, आपने तुरंत मुझे भर्ती आदेश दिखा दिया। क्या आपने केवल मेरी येलो मेपल वैली की वर्दी पर भरोसा किया? असल में जायन ने पहले इस समूह को देखा था जिसमें सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉग और मास्क मून संप्रदाय के साधक शामिल थे। जायन पहले तो भागने का विचार कर रहा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति अपनी अद्भुत दृष्टि से कुछ झपकते ही सामने आकर उसका रास्ता रोक देगा और भर्ती घोषित करेगा। पिछली ब्लड एंड फायर परीक्षा ट्रायल बाय ब्लड एंड फायर में मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर को देखा था।
सोच भी नहीं सकता कि कुछ वर्षों बाद जूनियर मार्शल ब्रदर जायन वास्तव में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया है। ये वास्तव में उत्सव का विषय है। ये 30 वर्षीय पुरुष मास्क मून संप्रदाय का साधक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जिससे जायन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आप कौन हैं? जायन ने पूछा। साधक ने हल्के स्वर में हंसते हुए कहा, मैं शुवान युए शैन यू मास्क मून संप्रदाय का एक व्यवस्थापक स्टुअर्ट हूँ। पिछली बार मैंने मार्शल आंटनी चांग की टोली के साथ गया था और वहां मैंने जूनियर मार्शल जायन की महान उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखा था। जायन को अचानक एहसास हुआ कि यह व्यक्ति उस समय के 4 मास्क मून संप्रदाय के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नेताओं में से एक था। जायन ने पहले उसे ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए केवल एक अस्पष्ट छवि याद थी। लेकिन अब सोचकर वह थोड़ा स्तब्ध हुआ। इतनी दूर से उसे देखकर यह व्यक्ति उसे पहचान गया था। ये वास्तव में अद्भुत था। मैं जानता हूं कि जूनियर मार्शल ब्रदर यात्रा में व्यस्त थे और निश्चित रूप से कुछ अत्यावश्यक कार्य थे, परंतु इस मिशन के लिए मेरे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं, इसलिए मुझे जूनियर मार्शल ब्रदर की थोड़ी मदद चाहिए, शुवान युए विनम्रतापूर्वक समझाया। जायन के होंठ पर हल्की मुस्कान आए और उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये देर से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक पहले ही भर्ती आदेश दिखा चुका है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? यदि मैं इनकार करूंगा तो मुझे अवज्ञाकारी कहा जाएगा। सोचते हुए उसने पीछे खड़े 3 अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों की ओर देखा और साहस जुटाकर कहा, चूंकि सीनियर मार्शल ब्रदर शुवान ने इसे समझाया, मैं निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे अपने संप्रदाय के मास्टर को एक महत्वपूर्ण सूचना देना आवश्यक है। आशा है कि सीनियर मार्शल ब्रदर शुवान के संप्रदाय के सदस्य इसे पहुंचाएंगे। जायन ने विस्तार से यानलिंग किला यानलिंग कैसल में हुए घटनाक्रम को सुनाया, हालांकि उसने अपनी पलायन की जानकारी अस्पष्ट रखी। जब शुवान युए और अन्य ने इसे सुना तो वे भय से पीले पड़ गए। उन्होंने जल्दी से प्रत्येक संप्रदाय में 2 की कंडेंसेशन स्तर के साधकों को भेजा ताकि यह सूचना पहुंचाई जा सके। फिर वे जायन के साथ अपने रास्ते पर चल पड़े। उनके वर्तमान बल और यान कबीले और शैतानी दाव के मेलजोल को देखते हुए वे उसे दोषी नहीं ठहरा सकते थे। उन्होंने ये गर्म आलू 7 संप्रदायों को भेज दिया और सत्यापन उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। रास्ते में जायन ने जान लिया कि उनका कार्य विशेष रूप से एक बड़े स्पिरिट स्टोन खदान स्पिरिट स्टोन माइन की सुरक्षा को मजबूत करना था। वहां की मूल सुरक्षा छोटी शैतानी दाव छापों का विरोध करने में असमर्थ थी। ये जानकर कि उसका कार्य सीधे मोर्चे की लड़ाई में तोता कैनन फॉडर बनने का नहीं है, जायन ने राहत की सांस ली। वास्तव में यदि वह येलो मेपल वैली लौटता तो उसे तुरंत किसी मिशन पर भेजा जाता। शायद उसका ये कार्य उससे बेहतर भी नहीं होता। हालांकि यह कार्य थोड़ा खतरनाक था, लेकिन यदि वह सतर्क रहता तो सुरक्षित निकलने की संभावना काफी अधिक थी। ये खदान केवल 10 पहाड़ों तक फैली थी। यदि शत्रु 7 संप्रदायों की खदानों पर हमला करना चाहे तो सबसे बड़ी खदानों को पहले निशाना बनाते। इस सोच के साथ जायन का उलझा हुआ मन धीरे धीरे शांत हुआ और वह अगले कुछ दिनों में शुवान युए और अन्य साधकों के साथ सहज हो गया। कई दिनों के बाद साधकों का समूह राज्य युए के सीमा के भीतर एक विशाल विस्थापित स्थल वेस्टलैंड पहुंचा। खदान विशाल कैन्यन में स्थित थी जो 300 मीटर से अधिक गहरा था। शुवान युए के मार्गदर्शन में वे कैन्यन में प्रवेश किए, जिसे एक मंत्र संरचना फॉर्मेशन स्पेल से छुपाया गया था। साथ ही 7 संप्रदायों के अन्य साधक उनका स्वागत करने आए। मूल सुरक्षा का नेतृत्व करने वाला वृद्ध पुरुष प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का हेवनली इंपीरियल फोर्ट्रेस की वर्दी पहने था। उसके साथ 5-6 की कंडेंसेशन स्तर के साधक थे। इतनी कमजोर सुरक्षा देखकर 7 संप्रदायों के उच्च अधिकारी चिंता में थे। वृद्ध पुरुष यूजिंग ने उन्हें कैन्यन के भीतर एक विशाल गुफा में प्रवेश कराया और खदान की परिस्थितियों का विस्तार से विवरण दिया। फिर शुवान युए ने तेजी से और निर्णायक रूप से रक्षा व्यवस्था की। उन्होंने 10 से अधिक फॉर्मेशन झंडे फॉर्मेशन फ्लैग्स और डिस्क फॉर्मेशन डिस्क्स निकाले और पुरुष साधकों को 4 फीन फॉर्मेशन में व्यवस्थित किया। जायन और अन्य साधकों को खदान के पास गश्त और चौकीदारी करने के लिए समूहों में विभाजित किया गया ताकि शत्रु के छापों से बचा जा सके। जो साधक ड्यूटी पर नहीं थे वे ध्यान और शक्ति संचय कर सकते थे। जायन को शुवान युए की यह व्यवस्था बहुत पसंद आई। इस तरह वह अपनी शक्ति की कमी को पूरा कर सकता था। भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति से लड़ाई के अनुभव ने उसे सिखाया कि रणनीति और फुर्ती से ही शत्रु से निपटना कमजोर विरोधियों पर काम करता है, लेकिन बड़े शक्ति अंतर वाले विरोधियों के सामने ये पर्याप्त नहीं है। यदि वह फिर कभी भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति से सामना करता तो शायद केवल मौत स्वीकार करनी पड़ती। जब तक कि वह अजूर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट को कोर फाउंडेशन स्तर तक न पहुंचा ले, इसकी दिव्य शक्ति विरोधी के रहस्यमय तकनीकों के सामने नहीं टिक पाएगी। 6 शैतानी दाव संप्रदाय के आक्रमण के दौरान 7 महान संप्रदायों ने जो प्रतिक्रिया दी, उससे साधकों के बीच आम मुकाबले होने लगे।
इस दौरान दीर्घकालीन योजनाएं कम और शक्ति बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया ताकि साधक जीवन बचा सके। इसलिए जायन की साधना की योजनाओं को अनुकूलित करना आवश्यक था। एज और एसेंस स्वॉर्ड आर्ट को फिलहाल अलग रखा गया। पहले वह ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो। मैकेनिकल कठपुतलियों की शक्ति देखकर जायन आश्वस्त था कि ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के पहले स्तर को सीखते ही वह पर्याप्त ताकत प्राप्त कर लेगा। उसके पास पहले से ही कई दशकों की कठपुतलियां मौजूद थीं। स्वाभाविक रूप से उसे उन कठपुतली सूत्रों पपट सूत्र का अध्ययन करना होगा और थोड़े समय में कुछ साधारण मैकेनिकल कठपुतलियां बनाने का प्रयास करना होगा। ये ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के साथ उसकी शक्ति का सतत स्रोत बनेगा। कई बार सोचने के बाद जायन ने इस निर्णय को सही पाया और ड्यूटी के समय में ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास करना शुरू किया। साथ ही उसने अपने पास उपलब्ध कुछ सरल सामग्रियों का उपयोग कर साधारण मैकेनिकल जीव एलिमेंट्री मैकेनिकल बीस्ट्स बनाने का प्रयास किया और अपने ऊर्जा का प्रयोग कठपुतलियों के निर्माण में लगाया। हेवनली डाउ टेल्स स्वर्गीय दाव की कथाएं। बंजर भूमि पर एक लगभग 1 मीटर लंबी छिपकली लिज़र्ड अपनी सरकती हुई गर्दन को भारी क्षरण वाले पत्थर से बाहर निकालकर चारों ओर झांक रही थी, जैसे आज की शिकार के लिए तैयार हो। पर जैसे ही यह अपने अड्डे से कुछ मीटर बाहर निकली, रेत में अचानक 3 मीटर लंबा एक पीला राक्षस छलांग मारकर उस पर टूट पड़ा। उसने अपने 2 अग्रभुजाओं और जबड़े का प्रयोग करते हुए छिपकली का गला आसानी से तोड़ दिया और लाश को मुंह में दबाए किसी दिशा में भागा। यह अजीब जीव 4 पंजों वाला और लंबी नुकीली पूंछ वाला था। ये भले ही विशाल छिपकली जैसा दिखता था, लेकिन उसका पूरा शरीर अत्यंत कठोर था। जब ये दौड़ता तो चरमराहट जैसी आवाजें निकलती। दरअसल यह एक मैकेनिकल कठपुतली मैकेनिकल फिगरीन थी। जब यह अजीब प्राणी लगभग आधा किलोमीटर दौड़ चुका तो वह एक पीले वस्त्र वाले पुरुष येलो रोब्ड मैन के पास पहुंचा, जो एक समतल चट्टान पर ध्यानस्थ बैठा था। उसने मृत छिपकली को इस पुरुष के पास फेंक दिया और फिर चला गया। ये पीले वस्त्र वाला पुरुष बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसका चेहरा स्थिर रहा और उसने शांतचित्त होकर हाथ बढ़ाया। मृत छिपकली धीरे धीरे हवा में कुछ फीट ऊपर उठी और वहीं रुक गई। फिर उसने अपनी अग्रभुजा की उंगली छिपकली के सिर की ओर बढ़ाई और किसी मंत्र का उच्चारण किया। थोड़ी देर बाद उसकी उंगली से हल्की सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। जैसे जैसे उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा, ये रोशनी और तेज होती गई और बहुत उज्ज्वल हो गई। जल्दी, पीले वस्त्र वाले पुरुष ने नीची आवाज में आदेश दिया। उसकी उंगली की सफ़ेद रोशनी से एक सफ़ेद धागा निकला, जो छिपकली के खोपड़ी के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया। फिर उसने उस धागे को पूरी ताकत से पीछे खींचा। उसकी भव्य दृष्टि और गंभीर चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वह अत्यंत सावधानी से कार्य कर रहा था। अंततः पीले वस्त्र वाले पुरुष की देखरेख में सफ़ेद धागे ने छिपकली की लाश से एक हरा प्रकाशमंडल ग्रीन स्फीयर ऑफ लाइट बाहर खींचा। ये बहुत हल्का था और केवल उसके अंगूठे जितना बड़ा था। ये देखकर पीले वस्त्र वाले पुरुष के चेहरे पर प्रसन्नता की किरण झिलमिला उठी, जैसे उसने कोई दुर्लभ खजाना प्राप्त कर लिया हो। फिर उसने दूसरी हाथ से एक हल्के पीले जेड की बोतल लाइट येलो जेड बॉटल निकाली। झपाक, बोतल से बहुरंगी प्रकाश की किरणें निकली और हरे प्रकाशमंडल को बोतल में समेट लिया गया। इस समय पीले वस्त्र वाले पुरुष ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हुआ हो, और माथे से पसीने की एक परत पोंछी। ये स्पष्ट था कि उसके पिछले कार्य ने काफ़ी ऊर्जा खर्च कर दी थी। यह आत्मा निष्कर्षण तकनीक सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक सच में प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के लिए आसान नहीं है। सफलता की संभावना बहुत कम है। हर 3-4 प्रयास में केवल एक बार सफल होती है। लगता है मुझे पूरा दिन यहीं बिताना पड़ेगा, पीले वस्त्र वाले पुरुष ने अपनी छोटी जेड बोतल की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसके चेहरे पर हल्की बेबसी झलक रही थी। ये व्यक्ति जायन ली था, जो इस समय ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। जायन इस बंजर इलाके में, जो खदान से लगभग 50 किलोमीटर दूर था, इसलिए आया था क्योंकि वह प्राणी आत्माओं एनिमल सोल्स एकत्र करना चाहता था। आमतौर पर ऐसा केवल शैतानी दाव डेवलिश दाव के लोग करते थे। जायन यह इसलिए कर रहा था क्योंकि वह कठपुतली सूत्र पपट सूत्र का अध्ययन कर रहा था। शुरुआत में कठपुतली सुधार तकनीक का अध्ययन करने के बाद जायन ने पाया कि कठपुतली सुधार में केवल जादुई उपकरणों के सामान्य सामग्री की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसमें जीवित प्राणियों की आत्माएं भी आवश्यक थीं। यदि आत्मा के बिना बनाई जाए तो ये केवल सामान्य मूर्ति जैसी होगी। कठपुतली का स्तर जितना उच्च होगा, उसमें आत्मा की गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक होगी, तभी उसकी शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी। इसलिए पपट सूत्र के अंत में 3 तकनीकें शामिल थीं, जिन्हें शैतानी दाव वाले अक्सर उपयोग करते थे। आत्मा निष्कर्षण तकनीक सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, आत्मा संकेंद्रण तकनीक सोल कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक, आत्मा सुधार तकनीक सोल रिफाइनमेंट टेक्निक। जायन ने पहले मृत छिपकली की आत्मा निकालने के लिए आत्मा निष्कर्षण तकनीक का उपयोग किया। ये तकनीक शक्ति में कमजोर थी, सफलता की दर कम।
थी और केवल हाल ही में मरे हुए शवों पर ही काम करती थी। इस तकनीक का एकमात्र लाभ यह था कि इसमें बहुत कम जादुई शक्ति की आवश्यकता थी। मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक इसे बार बार उपयोग कर सकते थे। प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक जैसे जायन इसे मुश्किल से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सफलता की दर कम थी। आत्मा संकेंद्रण तकनीक सोल कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक आत्माओं को संकेंद्रित करती थी। शक्तिशाली आत्माएं आसानी से नहीं मिलतीं। उच्च स्तर की कठपुतलियों में अक्सर कई कमजोर आत्माओं को मिलाकर कृत्रिम रूप से मजबूत किया जाता था। आत्मा सुधार तकनीक सोल रिफाइनमेंट टेक्निक का उपयोग आत्माओं को सुधारने और उन्हें कठपुतली के लिए अनुकूल बनाने में होता था। उस पहले LIZARD जैसे मैकेनिकल कठपुतली मैकेनिकल पपट का निर्माण तब हुआ जब जायन ने ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक से अपनी पहली स्वतंत्र चेतना धारा बनाई। उपयोग की गई आत्माएं आसानी से प्राप्त पीली चूहों येलो माइस की थीं। पहले जायन कई बार असफल हुआ। उसने 7-8 बार प्रयास किया, सफलता की दर बहुत कम थी। जब उसने अपने चेतना धागे को कठपुतली में भेजकर उसे नियंत्रित किया तो अनुभव बेहद अद्भुत था। ये जादुई उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक उत्तरदायी था, लेकिन अभी भी अपने हाथ पांव की तरह वास्तविक नहीं। वास्तव में उसकी चेतना धारा और कठपुतली में वर और अधीनस्थ का संबंध था। कठपुतली उसके आदेशों के अनुसार कार्य करती थी। साथ ही जो कुछ कठपुतली देख सकती या सुन सकती थी, जायन भी उसे महसूस कर सकता था। इससे वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। पहली बार कठपुतली नियंत्रित करते समय जायन को बच्चनापन और खेलकूद जैसी जिज्ञासा महसूस हुई। उसने सिर्फ अपनी बनाई प्राथमिक कठपुतली नहीं, बल्कि हाथ में मौजूद उच्च स्तरीय कठपुतलियों के साथ भी खेला। वह अपने बचपन के खिलौने खेलने के सपने को पूरा कर रहा था। जैसे जैसे उसने कठपुतलियों को नियंत्रित किया, उसने कुछ सीमाएं भी देखीं। कठपुतलियों को केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी तक ही नियंत्रित किया जा सकता था। इससे आगे कठपुतली अचल हो जाती और चेतना धारा वापस लौट आती। आदेश देने के बाद कुछ देर का विलंब डिले होता था। वास्तविक लड़ाई में विरोधी इसका फायदा उठा सकता था। इन दो सीमाओं के बावजूद ये तकनीक कम नहीं थी। यदि जायन और ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का पहला स्तर प्राप्त करता तो वह मजबूत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पात्रों के साथ मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा उसके पास 10 से अधिक सहायक थे। भले ही उनकी शक्ति केवल की कंडेंसेशन स्तर की हो, फिर भी यह उसकी रक्षा में पर्याप्त थी। यदि वह फिर कभी भूतात्मा संप्रदाय के युवा अधिपति द्वारा फंसा तो उसे रक्तभूतों की सेना से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी कम स्तरीय कठपुतलियों की क्रियाएं केवल कुछ कम स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करेंगी। वह विशाल बाघ कठपुतली टाइगर पपट, जिसे 1000 बांस विद्यालय 1000 बैम्बू स्कूल के हुआंग लोंग ने प्रयोग किया था, केवल मध्यम स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स का उपभोग करती थी। जायन सोच रहा था कि यदि वह ऐसी उच्च स्तरीय कठपुतली तैयार कर सके तो यह एक अत्यंत मूल्यवान ट्रम्प कार्ड बन सकती थी। कुछ दशकों की प्राथमिक कठपुतलियों को बनाने के बाद जायन ने ग्रेड 2 की प्रारंभिक कठपुतली एलिमेंट्री ग्रेड 2 पपट बनाने का प्रयास किया। ये वही श्रेणी थी जो उसने 1000 बांस विद्यालय में मुख्य कठपुतलियों को लड़ाई में इस्तेमाल करते देखा था। ग्रेड 2 की कठपुतली बनाने के लिए केवल कचरा पर्याप्त नहीं था। इसके लिए उच्च स्तरीय जादुई उपकरण बनाने जैसी सामग्री की आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री सैकड़ों साल पुराना लोहवृक्ष आयनवुड था। असल में यदि जायन अपनी अमर गुफा इमॉर्टल्स केव में होता तो इसे पोषित करना कोई समस्या नहीं थी, पर वर्तमान जिम्मेदारियों के कारण उसे इसे दर्दपूर्वक दूर दराज के बाजार शहरों से इकट्ठा करना पड़ा। अब सामग्री मिलने के बाद उसे उपयुक्त आत्मा चाहिए थी। सामान्य पीली चूहों की आत्मा बहुत कमजोर थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें बंजर भूमि की छिपकली वेस्टलैंड लिजर्ड पर टाँकी। इस समय तक जायन ने 3-4 महीने की कड़ी मेहनत की थी और कई चेतना धागे बनाए थे। इन धागों का प्रयोग विभिन्न कम स्तरीय कठपुतलियों को नियंत्रित करके पूरे बंजर भूमि में इन छिपकलियों की खोज के लिए किया गया। जब जायन ने छोटी बोतल में छिपकली की आत्मा रखी तो उसने आंखें बंद कर ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास जारी रखा और अपनी प्रारंभिक आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट को धीरे धीरे मजबूत किया। ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक कठपुतली तकनीक के उपयोग के लिए आवश्यक थी। जायन इसे हल्के में नहीं ले सकता था। ये तकनीक वास्तव में 1000 बांस विद्यालय की मुख्य शिक्षाओं और डॉक्ट्रिन ऑफ 1000 बैम्बू स्कूल के योग्य थी। साधारण चेतना विभाजन तकनीकों की तुलना में ये कहीं अधिक सुरक्षित, परिष्कृत और शक्तिशाली थी। ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक से चेतना धागों का निर्माण अधिक बारीक और संख्या में अधिक किया जा सकता था और प्रारंभिक आत्मा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। यही कारण था कि इसे विद्यालय की मुख्य शिक्षा माना जाता था और सीनियर मार्शल ब्रदर लिन इसके अंतिम 3 स्तरों के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। हेवनली डाउ टेल्स, स्वर्गीय दाव की कथाएं। ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक के अनुसार यदि कोई इसे पहले स्तर तक विकसित कर ले तो 10 से अधिक दिव्य चेतना धागों डिवाइन सेंस स्ट्रैंड्स का विभाजन करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। दूसरे स्तर तक पहुंचने पर यह संख्या 100 तक बढ़ सकती है।
और जब कोई तीसरे स्तर तक पहुंचता है, जैसा कि सीनियर मार्शल ब्रदर लिंट ने किया था, तो उसकी चेतना को सैकड़ों धागों में विभाजित किया जा सकता है। जायन जब सोचता कि तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद वह युद्ध में सैकड़ों कठपुतलियों को नियंत्रित कर पाएगा, तो उसे ये थोड़ा असामान्य सा अनुभव होता। पर यह असामान्य भावना इस कारण थी कि जायन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के बीच अद्वितीय और अजेय था। लेकिन जब वह कोर फॉर्मेशन तक पहुंचेगा, तो उसे सैकड़ों उच्च ग्रेड 3 या उससे ऊपर की कठपुतलियों का निर्माण करना होगा, जिनकी ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के बराबर हो। अन्यथा, चाहे उसने कितनी भी कठपुतलियां बनाई, वे कोर फॉर्मेशन साधक के आघात का सामना नहीं कर पाएंगी। वह दृश्य जब फैटी लेक ने हजार बांस विद्यालय की सैकड़ों ग्रेड 2 कठपुतलियों को पलटकर नष्ट किया था, जायन की स्मृति में अब भी जीवंत था। चूंकि हर ग्रेड 2 कठपुतली को बनाने के लिए उच्च ग्रेड जादुई उपकरण की सामग्री चाहिए थी, इसलिए और उच्च ग्रेड की कठपुतली बनाने के लिए कम से कम टॉप ग्रेड जादुई उपकरण की सामग्री की आवश्यकता होगी। इस विचार से जायन को लंबे समय तक चिंता होती रही। इससे अलग, निर्माण में असफल होने पर होने वाली सामग्री की बर्बादी और सैकड़ों पर्याप्त शक्तिशाली आत्माओं की खोज भी बड़ी चुनौती थी। यही एक बड़ा कारण था कि बहुत कम लोग हजार बांस विद्यालय 1000 बैम्बू स्कूल की कठपुतली तकनीक के बारे में जानते थे। आखिरकार, किसी संप्रदाय की ताकत उसके पास मौजूद कोर फॉर्मेशन साधकों की संख्या पर आधारित होती थी। कोर फॉर्मेशन साधकों के बीच लड़ाई में हजार बांस विद्यालय शक्तिहीन था, जबकि अन्य संप्रदाय समृद्ध थे। भले ही उनके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्य कठिन और निर्दयी हों, वे केवल एक क्षेत्र में खुद को सीमित कर सकते थे और एक स्थानीय अधिपति बन सकते थे। हालांकि यह सिर्फ जायन के ग्रेड डेवलपमेंट टेक्निक और कठपुतली तकनीक के अध्ययन के बाद की भविष्यवाणी थी। लेकिन इस कठपुतली तकनीक के कारण जायन की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की शक्ति में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई थी। और ये तथ्य बिल्कुल झूठा नहीं था। इस समय जायन भविष्य की कमियों की परवाह नहीं करता था, क्योंकि यह महान युद्ध जो कई देशों के साधक संसारों में फैल चुका था, अभी शुरू ही हुआ था। जायन जब इस स्पिरिट स्टोन खदान स्पिरिट स्टोन माइन की सुरक्षा में तैनात हुआ, तो जल्द ही एक बड़ा घातक संघर्ष एम्बुश उस वीरान रेगिस्तानी पर्वत में हुआ, जहां 6 डेविल दाओ सेक्ट्स और 7 सेक्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ यू आमने सामने हुए। जैसे जैसे जायन ने परिस्थितियों को समझा, उसे ज्ञात हुआ कि मूल रूप से स्पिरिट बीस्ट माउंटेन डेविल दाओ के कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट की शाखा था। पर यह निष्पक्ष संप्रदाय हजारों साल पहले डेविल दाओ के मध्यस्थों को गुप्त रूप से समाप्त कर चुका था और उन्हें राज्य युए में दफन कर दिया था। इस राज्य पर आक्रमण की योजना डेविल दाओ ने अपने औपचारिक संबंधों का लाभ उठाते हुए बनाई थी और आशा की थी कि वे वही रणनीति अपनाकर राज्य युए पर कब्जा कर सकेंगे, जैसी उन्होंने राज्य जियांग और चेजी पर की थी। परंतु कौन जानता था कि स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के पूर्वजों ने अपनी अनविलिंगनेस को अपने वंशजों तक पहुंचाया कि वे कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट का हिस्सा बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्होंने बिल्कुल भी सहमति नहीं दी कि उनके ऊपर अचानक कोई अधिपति प्रकट हो। इसलिए जब स्पिरिट बीस्ट माउंटेन ने ये जानकारी अन्य 6 संप्रदायों तक पहुंचाई, तो उन्होंने एक अज्ञात पद्धति से डेविल दाओ सेक्ट्स को 7 संप्रदायों के एक मजबूत किले पर हमला करने के लिए मनाया। कुछ हजार साधकों के साथ आक्रमण करते समय वे मार्ग में ही 7 संप्रदायों द्वारा स्थापित घातक जाल एम्बुश में फंस गए। 7 संप्रदायों के पूर्ण लाभ के कारण डेविल दाओ को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 2 कोर फॉर्मेशन साधक की मृत्यु भी शामिल थी। ये 6 डेविल दाओ सेक्ट्स के लिए बड़ा झटका था और राज्य युए के 7 संप्रदायों के लिए अत्यंत उत्सव का कारण बन गया, जिससे उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अपमानित होकर 6 डेविल दाओ सेक्ट्स क्रोधित हो गए और बड़े पैमाने पर हमला करने लगे। इसके विरोध में 7 संप्रदायों ने अपनी रक्षा प्रणाली डिफेंसिव फॉर्मेशंस स्थापित की। राज्य युए और राज्यों जियांग और चेजी की साझा सीमा पर 10 से अधिक बड़े युद्ध हुए, जिनमें 10,000 से अधिक साधकों की मृत्यु हुई। साथ ही 7-8 कोर फॉर्मेशन साधक भी मरे, जिससे लड़ाई अत्यंत भयावह और घातक साबित हुई। जब कुछ साधक स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने आए, तो उन्होंने इस भयावह स्थिति को देखकर डर व्यक्त किया। जायन और अन्य साधक, जिन्होंने ये सुना, बेहद चिंतित हुए, लेकिन गुप्त रूप से खुशी मनाई कि उन्हें सीधे युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। केवल इस तथ्य से कि कितने कोर फॉर्मेशन साधक मारे गए, भयावहता की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि 6 डेविल दाओ सेक्ट्स हेवनली साउथ रीजन के 2 महान शक्तियों में से एक थे। उनकी ताकत का तुलनात्मक रूप से राज्य युए की साधक दुनिया से कोई मेल नहीं था। 7-8 युद्धों के बाद 7 संप्रदायों को स्पष्ट हो गया कि वे लगातार विपक्षी के आक्रामक हमले को सहन नहीं कर पाएंगे। यदि 7 संप्रदाय पहले से ही महान प्रतिबंधात्मक संरचनाएं ग्रेट रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस नहीं बनाते, तो वे बिना अधिक प्रतिरोध के पराजित हो जाते। इस संकट के समय 7 संप्रदायों ने मध्य स्तर के राज्यों युआनवू और जी जिन के साधकों से सहायता का अनुरोध किया। पहले ही वे बुद्धिमानी से प्रभावशाली संदेशवाहकों एलोक्वेंट मैसेंजर्स के माध्यम से सहायता के लिए अनुरोध भेज चुके थे।
जब इन दो राज्यों के संप्रदायों ने पत्र प्राप्त किए तो उन्हें डर था कि यदि डेविल दाओ राज्य यूए पर कब्जा कर ले तो उनकी भूमि अगली होगी। उन्होंने तुरंत सहमति दी और दोनों देशों ने अपने अधिकांश साधक उस तारों भरी रात स्टारी नाइट में सहायता के लिए भेजे। इस नए गठबंधन ने राज्य यूए और 6 डेविल दाओ सेक्ट्स के बीच शक्ति असमानता डिस्पैरिटी इन स्ट्रेंथ को बहुत कम कर दिया। अपनी शक्तिशाली महान संरचनाओं ग्रेट फॉर्मेशंस के संरक्षण पर भरोसा करते हुए उन्होंने डेविल दाओ के आक्रमण का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध किया। इस प्रकार 6 डेविल दाओ सेक्ट्स की योजना कि वे राज्य यूए को एक ही झटके में जीत लें विफल हो गई। युद्ध एक सामरिक गतिरोध डेडलॉक में बदल गया और यह एक धीरे धीरे कमजोरी निकालने वाली लड़ाई बैटल ऑफ अट्रिशन बन गई। इस परिणामस्वरूप बड़े निर्णायक युद्ध कम हुए, जबकि छोटे पैमाने के आश्चर्यजनक हमले पीछे की ओर बहुतायत से हुए, विशेषकर उन स्थानों पर जहां सामग्री और स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन होता था। ये छोटे हमले अंततः 7 संप्रदायों और डेविल दाओ का मुख्य उद्देश्य बन गए। शायद मुख्य युद्धभूमि बहुत दूर थी, पर यह विशेष स्पिरिट स्टोन खदान अभी तक हमले का सामना नहीं कर चुकी थी। ये किसी चमत्कार मिरेकल से कम नहीं था। अन्य समान आकार की खदानें पहले ही 3 से 4 हमलों का सामना कर चुकी थीं। जितने अधिक हमले हुए 7 संप्रदाय उतने अधिक चिंतित हुए। आधे महीने बाद 20 साधकों का एक समर्थन दल भेजा गया, जिसमें लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार खदान की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से और मजबूत हो गई। परंतु जायन की इच्छा थी कि वह ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास और भी निष्ठापूर्वक करे। पहला स्तर हासिल करने की दूरी अभी भी लंबी थी। दूसरे समूह के की कंडेंसेशन साधकों में जायन ने अनपेक्षित रूप से अपने पुराने परिचित वह बदसूरत व्यक्ति जोंग वुक देखा, जिसे वह पहले ट्रायल बाय ब्लड एंड फायर में मिला था। जोंग वू ने भी जायन को पहचाना। अब जब जायन की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की शक्ति थी, जोंग वू का चेहरा पूरी तरह बदल गया, आश्चर्य, ईर्ष्या, प्रशंसा और अन्य कई भावों के मिश्रण में। उसे देखकर जायन भी वास्तव में स्तब्ध रह गया। आखिरकार जोंग वू ने कड़वी मुस्कान के साथ सम्मानपूर्वक जायन को सलामी दी और अनिच्छा से उसे सीनियर कहा। जायन ने मुस्कान दबाते हुए शांति से उत्तर दिया। जब वह ध्यान में बैठा, जोंग वू के बदलते चेहरे के भाव देखकर उसे अंदर से मुस्कान आई और उसने अपनी आंखें खोलीं। इस समय जायन का मन ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं था। वह शांत होने पर ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास जारी रखेगा। समय जल्दी बीत गया। संरक्षण ड्यूटी गार्ड ड्यूटी में थोड़ा समय और अधिकांश समय ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक और मैकेनिकल कठपुतलियों मैकेनिकल पपट बीस्ट्स के निर्माण में बिताने के बाद 1 माह बीत गया। इस दौरान जायन स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि वह पहले स्तर के ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक को पार करने के करीब था। इससे जायन अत्यंत प्रसन्न हुआ। जायन की 5 एलिमेंट डाओइस्ट मैजिक 5 एलिमेंट डाओइस्ट मैजिक और एज्योर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट अजूर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट की क्षमता तुलनात्मक रूप से कमजोर साबित हुई, परंतु ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक का अभ्यास उसे सहज और प्राकृतिक प्रतीत हुआ, जिससे वह भीतर से आनंदित और भयभीत भी हुआ। उसकी पहली ग्रेड 2 कठपुतली को बनाने में 10 से अधिक बार असफलता के बाद वह आखिरकार 2 दिन पहले सफल हुआ। यद्यपि ये थोड़ा क्रूर था और 1000 बांस विद्यालय की कठपुतलियों के मुकाबले कमजोर था, फिर भी यह जायन के चेहरे पर प्रसन्नता ला गया। जब अन्य साधकों द्वारा सामग्री प्रदान की गई तो उसने बड़े पैमाने पर कठपुतलियों का निर्माण शुरू किया। आज जब जायन ध्यानस्थ बैठा था, बाहर से एक तीव्र सीटी शार्प विसल की आवाज आई। तुरंत लोगों ने जोर से चिल्लाया, खराब, डेविल दाओ हमला कर रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जायन का हृदय कांप उठा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने शांत कमरे को छोड़ दिया। इस समय जो 7 संप्रदायों के साधक पहले ध्यान और विश्राम में थे, वे भी गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकले। एक दूसरे की ओर देखते हुए वे धीरे धीरे गुफा से बाहर आए। मास्क मून सेक्ट के लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जुवान युए शैन यू और स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के लूटियनमेंग आक्रमण संरचनाओं के नीचे भावहीन रूप से तैर रहे थे और महान घाटी ग्रेट कैन्यन की ओर ऊपर देख रहे थे। उनके पीछे ड्यूटी पर खड़े 10 से अधिक साधक चिंतित और भयभीत दिखाई दिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जायन और अन्य सहायता के लिए आ रहे हैं तो उनका मन शांत हुआ। जायन ने जुवान युए की दृष्टि के अनुसार घाटी की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, वहां दुश्मनों के निशान थे, लगभग 20 या 30 आक्रामक। हालांकि जायन स्पष्ट रूप से समझ गया कि दुश्मनों ने इतनी दूरी से छापामार रेड की हिम्मत दिखाई, इसलिए संभवतः वे सभी लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के थे और कोई की कंडेंसेशन साधक साथ नहीं लाए थे। इसलिए शक्ति की दृष्टि से उनकी तुलना में वे बिल्कुल कमजोर थे। इस युद्ध के परिणाम की संभावना बहुत अधिक नहीं थी।